हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसमें लगभग 2 क्वेश्चन नीट पे आते हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं बेटा, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है और इसमें हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, जो आपके मतलब नीट के एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन करा ले जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या इसको पढ़ने के बाद हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है। लगभग सारी चीजें कवर करेंगे। अगर आप चाहो तो रोल ऑफ मिनरल वाला पार्ट आप पढ़ सकते हो, पर मैं मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी इसमें कवर कर दूंगा। आपको ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा मिनरल न्यूट्रिशन को। सबसे पहले मतलब इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एक तो रोल ऑफ मिनरल, यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे, और एक जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इसका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, जैसे जिंक एक एंजाइम का एक्टिवेटर है जिसका नाम हो सकता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये टॉपिक जाकर बायोमोलिक्यूल और इसके साथ साथ जाकर जुड़ता है रेस्पिरेशन इन प्लांट से। तो आपको यह भी पता चल गया कि भाई किस चैप्टर से ये जाकर जुड़ते हैं। ठीक हो गई बात। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना मतलब रोके चीजों को। सबसे पहले 2 पार्ट में ये चैप्टर है। पहले पार्ट में हम जनरल पढ़ रहे होंगे मिनरल्स के बारे में, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, टॉक्सिसिटी, रोल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और पार्ट सेकंड में हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है। आप जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपको यह पता है कि प्लांट जो है वो सॉइल से जो चीजें लेता है वो क्या क्या है? सर सॉइल से जो लेता है उसमें कार्बन नहीं लेता। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लांट कभी सॉइल से लेता ही नहीं है। प्लांट सॉइल से हमेशा इनऑर्गेनिक चीजें लेता है। इनऑर्गेनिक जैसे सोडियम, पोटेशियम, NO3- आयनिक फॉर्म में लेता है। इसे प्लांट का इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रोटी खाई तो रोटी ऑर्गेनिक चीज है, तो जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं हमारे जैसे, वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट हमेशा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेता है, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन वो सॉइल से लेता है। इसीलिए हम इससे कहते हैं मिनरल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चैप्टर का नाम मिनरल क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्लांट क्या करता है? प्लांट एब्जॉर्ब करता है। क्या? एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। प्लांट एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहां से करता है? फ्रॉम सॉइल से। कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स? जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में नहीं, NO3-, कैल्शियम, सोडियम, इसकी फॉर्म में। तो पॉइंट आपको समझना चाहिए कि भाई प्लांट जो है वो रूट से हमेशा कौन सी चीजें लेगा? इनऑर्गेनिक लेगा। और वो इनऑर्गेनिक चीज कहां पर है? सॉइल में। तो प्लांट मिनरल की फॉर्म में लेगा। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम जस्टिफाई कर दिया। आपने क्या सीखा? प्लांट हमेशा कौन सा न्यूट्रिशन लेता है? इनऑर्गेनिक प्लांट लेता है। क्या वो ऑर्गेनिक भी लेता है? नहीं। प्लांट हमेशा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। कहां से? सॉइल से। आप रोटी खाते हो वो ऑर्गेनिक है। तो इस चैप्टर का नाम मिनरल न्यूट्रिशन क्यों है? क्योंकि इसमें हम प्लांट के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जिसे वो सॉइल से मिनरल के रूप में लेगा। जिसे वो सॉइल से मिनरल के रूप में लेगा। सॉइल से कोई भी आयंस एब्जॉर्ब करने को मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक हो गई बात? यहां तक क्लियर है? तो हम पहला क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट एब्जॉर्ब ए आयंस, B वाटर, C इनऑर्गेनिक, D ऑर्गेनिक। तो क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब ऑल एक्सेप्ट, आंसर चैट में करेंगे, अपने मन में करेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड है। तो हम क्या नहीं कर सकता? ऑर्गेनिक नहीं कर सकता। वो आयंस कर सकता है, पानी कर सकता है, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो जो ये आयंस है यही इनऑर्गेनिक है। सही है सर। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। हम ये समझते हैं, आप ध्यान से सुनिए, ये ट्री है। मैं ये जानना चाहता हूं, इस चैप्टर में आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की पढ़ाई कराई जाएगी। देखो बेटा, इस चैप्टर में आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की पढ़ाई की जाएगी। सही है सर। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप खुद से देखना। मान लो सॉइल में सोडियम है, मैं सोडियम के लिए क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, आप सोचो जरा।
मैं सोडियम का आपको यह पढ़ाना चाहूंगा कि वो रोल क्या करेगा, दूसरा वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने वाली फॉर्म क्या है, या अगर मैं सोडियम को डेफिशिएंट कर दूं, अगर सोडियम को एब्सेंट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर मुझे, ध्यान से सुने बेटा, अगर मुझे किसी मिनरल के बारे में पढ़ना है जैसे कि सोडियम, तो मैं क्या पढ़ूंगा, वो काम क्या करता है, उसके ना होने से कौन से सिम्टम्स आते हैं, वो कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा, ये पढ़ना चाहूंगा। पर पॉइंट ये है, क्या मैं सॉइल में मिनरल्स को पढ़ सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सोडियम के बारे में पढ़ना है कि सोडियम के ना होने से इस पर क्या सिम्टम आएगा, मुझे सोडियम को एब्सेंट करना पड़ेगा। क्या सोडियम को सॉइल में से 100% हटा पाना आसान है? सर नहीं। तो आपने ये सीखा कि यहां पर आपने ये सीखा कि मिनरल की स्टडी सॉइल में पॉसिबल नहीं है। मिनरल को स्टडी करना नॉट पॉसिबल इन सॉइल। सॉइल में आप इसको पढ़ ही नहीं सकते, तो क्या करोगे? सॉइल में नहीं पढ़ सकते तो क्या करोगे? सोचो सोचो। तो सॉइल में नहीं पढ़ सकते तो उसके लिए आपको क्या किया, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें सारे मिनरल्स डाल दिए और प्लांट को उसमें ग्रो किया। इसका मतलब बिना मिट्टी के प्लांट को एक सॉल्यूशन में ग्रो किया जहां सारे मिनरल्स डाल रखे थे। जिस मिनरल को स्टडी करना है उसको हटाया और उसके इफेक्ट देखे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम मिनरल को पढ़ने के लिए, मिनरल की स्टडी करने के लिए बिना सॉइल के मिनरल को ग्रो करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स वॉन सैक ने एक टेक्निक डेवलप करी थी 1960s में, 1860s होना चाहिए बेटा, ठीक है। हाइड्रोपोनिक क्या है? अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं, सॉइललेस कल्चर। कल्चर शब्द का मतलब होता है ग्रो करना। सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट। क्यों करना चाहते हो भाई बिना मिट्टी के ग्रो? क्यों करना चाहते हो? किस लिए करना चाहते हो? टू स्टडी मिनरल, टू स्टडी मिनरल। तो हाइड्रोपोनिक्स कैसे करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ध्यान से देखें बेटा, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो। मान लो ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है सर। बीकर तो नहीं है, ये देख अब बीकर बन गया सर, बीकर बन गया। इस बीकर में हमने क्या किया है, यहां पर इस तरीके से एक प्लांट ले लिया है, ऐसे इस तरीके से मैंने क्या ले लिया है, ये प्लांट ले लिया है। ये इसकी रूट्स है, ये इसकी क्या है, रूट्स। यहां पर मैंने क्या डाल दिया है, मिनरल सॉल्यूशन। मैंने क्या डाल दिया, मिनरल सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन जिसमें सारे मिनरल हैं। उसको मैं लगातार सप्लाई भी करता रहूंगा बाहर से, ऐसे उसको मैं क्या करूंगा, सप्लाई भी करता रहूंगा, क्योंकि मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, रूट में मिनरल्स जाएंगे, खत्म होंगे, सप्लाई भी करता रहूंगा। उसके साथ साथ मैंने क्या किया है बेटा, ऑक्सीजन का सोर्स, यहां पर ऑक्सीजन डाल दी है, ऑक्सीजन यहां डाल दी है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे पास ये प्लांट है, इसकी रूट्स के अराउंड मिनरल डाल दिए सारे, साथ के साथ ऑक्सीजन दे रहा हूं ताकि रूट को रेस्पिरेशन भी मिलते रहे। ये जो टेक्निक है प्लांट को बिना मिट्टी के ग्रो करने की, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, हाइड्रोपोनिक्स 1860 में वॉन सैक ने डेवलप किया था। ये मिनरल की स्टडी के लिए डेवलप किया था टेक्निक। इसकी अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट में क्या क्या आएगा बताओ। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आएगा मिनरल सॉल्यूशन, उसके अलावा क्या आएगा, प्लांट आ जाएगा, उसके अलावा क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी। ये सारी चीजें मतलब हाइड्रोपोनिक्स में चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, कल्चर, एक टेक्निक है, तो इसका रोल क्या है? पहला, स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फंक्शन। मिनरल का क्या फंक्शन है भाई, मिनरल क्या काम करता है, ये पढ़ लेंगे। दूसरा, मान लो मैंने यहां पर सोडियम लिया हुआ, कितना चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, 15 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, कितना सोडियम चाहिए, तो मैं क्या पढ़ूंगा, अमाउंट ऑफ मिनरल रिक्वायर, अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल रिक्वायर। मैं ये पढ़ूंगा कि कितनी कंसंट्रेशन चाहिए भाई, कितनी कम से कम मिनरल की कंसंट्रेशन चाहिए। उसके साथ में क्या पढ़ूंगा, मैंने यहां पर बोल दिया स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ मिनरल, मैंने यहां पर बोल दिया, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैंने यहां पर बोल दिया अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल रिक्वायर। आपको समझ में आ रहा है, मैंने ये भी बोल दिया। तीसरा मैं क्या करूंगा, उसके डेफिशिएंसी सिम्टम, किसी मिनरल के ना होने से क्या सिम्टम्स आएंगे, इसकी पढ़ाई भी हाइड्रोपोनिक्स से करते हैं। और उसके अलावा बेटा मैं ये पढ़ सकता हूं, सिम्टम्स के अलावा कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, इसके अलावा मैं ये पढ़ सकता हूं
कि कितनी कंसंट्रेशन, ये मैंने यहां भी लिख दिया, कितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर है। और कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कमर्शियली ग्रो करते हैं। जैसे मान लो हम बड़े बड़े ग्रीन हाउस बनाते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है, ऐसे ग्लास का कवर होता है, उसके अंदर टमाटर, टोमेटो और कुकुम्बर और सीडलेस कुकुम्बर या लेट्यूस, लेट्यूस क्या होता है, पत्ता गोभी जैसा होता है। तो सम प्लांट्स कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं, है ना, कमर्शियली यहां पे ग्रो करते हैं। उसमें क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा सीडलेस कुकुम्बर, उसके बाद टोमेटो और लेट्यूस, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, है ना, इनको ग्रो करते हैं। तो हाइड्रोपोनिक समझ में आ गया। हाइड्रोपोनिक क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मिनरल की पढ़ाई करना चाहते हैं। क्या पढ़ोगे मिनरल के बारे में, कौन सा मिनरल प्लांट को चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, उसके ना होने से क्या सिम्टम आएंगे, कितनी मिनरल्स जो है वो क्या क्या रोल करते हैं, उसमें क्या फंक्शन करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ोगे। और हम कुछ प्लांट को कमर्शियली ग्रो भी करते हैं, वोन सैक ने ये टेक्निक डेवलप करी थी। क्लियर है, जल्दी बताओ। ठीक है, अब अगर आप देखो एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, अगर आप ध्यान से देखो एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, आप देख सकते हो यहां से इससे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये वाला, ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, यहां से मिनरल सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहां हो सकता है खत्म हो जाए। और ये रूट्स हैं देखो, और ये प्लांट ऐसे लगा रखा है कॉटन के सपोर्ट से। ठीक है, अच्छा इसको कमर्शियली ऐसे ग्रो करेंगे। देख बेटा ध्यान से, यहां पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख बच्चे, हमने क्या किया है, मोटर लगा के, देखो एक मोटर लगा के यहां से नीचे से ये सॉल्यूशन यहां से डाल रहे हैं ऐसे मिनरल का, वो रूट्स के को वॉश करता हुआ यहां से वापसी इसमें गिर रहा है। तो मिनरल को यहां पर ऐसे ले जाकर इस तरीके से घुमाकर वापसी ला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, मिनरल लगातार रूट्स के आसपास घूमता रहता है। ऐसा हम कमर्शियल सिस्टम बना सकते हैं। सही है सर, यहां तक हमें आ गया। आगे चल बेटा, आगे चल। अब हमारे मन में सवाल आता है कि सर ठीक है आपने ये तो बता दी, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? तो सर वो होंगे जो अर्थ में होते हैं, हाँ वही होंगे। तो क्या प्लांट सारे ले लेगा? क्या प्लांट्स को सारे की जरूरत है? तो एनसीईआरटी ने कुछ डाटा दिया है, उस पर बात कर लेते हैं। जल्दी देखना बेटा, एनसीईआरटी ने कहा है कि टोटल एलिमेंट्स मेरे पास कितने टाइप के हैं, 105 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। प्लांट उसमें से 60 टाइप के एब्जॉर्ब कर सकता है, और डेफिनेटली आयनिक फॉर्म में, बिना आयंस के प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्या वो सारे एसेंशियल हैं? क्या वो सारे मिनरल जरूरी हैं, हाँ या ना? आप बताओ, क्या वो सारे मिनरल जरूरी है? नहीं। सोचो, सारे मिनरल वो जरूरी नहीं है। मतलब 105 टाइप के सॉइल में है, प्लांट 60 एब्जॉर्ब कर सकता है, पर क्या वो सारे जरूरी हैं? नहीं, सारे जरूरी नहीं है। प्लांट कैसे डिसाइड करेगा कि कौन से जरूरी है, या हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्लांट के लिए जरूरी है? तो इसका मतलब कोई ना कोई मेरे पास क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। एनसीईआरटी लिखती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मिनरल हैं जैसे कि गोल्ड और स्ट्रोंशियम जो रेडियो एक्टिव होता है, वो भी मुझे किस में मिल जाता है, फाउंड इन प्लांट। वो किस में मिल जाएगा, प्लांट में मिल जाता है, वो भी हमें प्लांट में मिल जाता है। बट ऑल आर नॉट असेंशियल, सारे असेंशियल नहीं है। इनमें से सारे क्या है, असेंशियल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सोचो, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 105। एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, 60। ठीक है, क्या सारे एसेंशियल हैं? नहीं, सारे जरूरी नहीं है। हाउ वी डिसाइड, है ना, कैसे डिसाइड करेंगे? तो कुछ क्राइटेरिया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। किस चीज का, असेंशियलिटी का। मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मिनरल जरूरी है कि नहीं? पहला उसका रोल होना चाहिए, रोल या इन्वॉल्व होना चाहिए लाइफ साइकिल में। इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल, मतलब वो मिनरल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो लाइफ साइकिल में। व्हाट इज लाइफ साइकिल? किसी सीड में से प्लांट बनना, फ्लावर आके दोबारा सीड बनना, लाइफ साइकिल। किसी मिनरल को एसेंशियल तब मानेंगे वो कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व हो। दूसरा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिक रिएक्शन में। डायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसमें, इन मेटाबॉलिज्म। डायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसमें, मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तीसरा ध्यान से सुनेंगे, ये दूसरा हो गया, सेकंड हो गया बेटा। थर्ड सुनना ध्यान से। मान लो मैं कहता हूं कि ये मिनरल जरूरी है, ध्यान सुनो बेटा। मान लो मैं ये कहता हूं कि ये मिनरल जरूरी है, ये वाला मिनरल जरूरी है, पर अगर इसकी जगह ये वाला मिनरल यूज कर सके, सुन ध्यान से, ये वाला यूज कर सके, फिर जरूरी कैसे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
मान लो मैं कहता हूं आयरन जरूरी है, अगर आयरन की कमी कॉपर से पूरी हो जाए तो फिर आयरन जरूरी थोड़ी हुआ। तो इस चीज को भी लिख सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ वन एसेंशियल मिनरल क्या है, कैन नॉट बी फुलफिल बाई अदर, कोई दूसरा उसको फुलफिल ना कर सके। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। हाँ सर यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्राइटेरिया पे बात कर ली असेंशियलिटी की। ठीक है, तो हमने बोला कि ये 3 क्राइटेरिया, इसके हिसाब से असेंशियल नॉन असेंशियल डिसाइड होता है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। अब जो है बेटा हमारे पास, मान लो हमने ये समझ लिया कि लगभग हमारे पास कुछ असेंशियल मिनरल 17 से लेके 21 तक होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब उनको विभाजित करते हैं, बांटते हैं। किस हिसाब से विभाजित करते हैं, बांटते हैं? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। मतलब क्या हुआ, प्लांट में किस अमाउंट में वो चाहिए, है ना, उस हिसाब से। तो उस हिसाब से हम कहते हैं या तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे या वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होंगे, या तो माइक्रो होंगे या क्या होंगे, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होंगे। तो इस हिसाब से हम उसे बांटते हैं। दूसरा हम बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किस हिसाब से बांटते हैं, काम के हिसाब से बांटते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम उनको बांटते हैं 2 हिसाब से। पहला बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, या तो माइक्रो लिखेंगे या क्या लिखेंगे, मैक्रो लिखेंगे। दूसरा हम डिवाइड करते हैं फंक्शन के हिसाब से। तो एक तरीके से जो भी असेंशियल मिनरल है, मैंने कहा कि यार देख प्लांट जो है ना 60 टाइप के मिनरल ले सकता है, सारे जरूरी नहीं है। जो जरूरी है उनके 3 क्राइटेरिया है। जो भी मिनरल वो क्राइटेरिया फॉलो करेगा वो असेंशियल है। हमने उन असेंशियल मिनरल्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया। एक मैंने बोला मैक्रो और माइक्रो, मतलब प्लांट में कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है। दूसरा मैंने रोल के हिसाब से उसको कर लिया। ठीक है, सही है। तो सबसे पहले हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। अमाउंट के हिसाब से हमने मैक्रो और माइक्रो की बात कर दी। ठीक है, हमने अमाउंट के हिसाब से क्या बात कर दी है, मैक्रो और माइक्रो की बात कर रहे हैं। ध्यान सुना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो एनसीईआरटी कहती है कि जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। लीफ में से अगर पानी कम हो जाए, पानी हट जाए, तो लीफ ऐसी कुछ मुरझा सी जाती है। तो ये जो होता है इसे ड्राई वेट कहते हैं। और जैसे ही लीफ नहीं तोड़ते हैं उसे फ्रेश वेट कहते हैं। तो हम ये कहते हैं बेटा, हम ये कहते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट वो है जिनका अमाउंट, सुनना ध्यान से, जिनका अमाउंट मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट होगा। सुन लो ध्यान से, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट होगा। उसको हमने क्या बोल दिया, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोल दिया। जिनका वेट मतलब जिनका अमाउंट इस प्लांट के ड्राई वेट में कितना हो, मोर देन 10 मिलीमोल हो। इसके जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास ये है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, चोन, PSK, कैल्शियम, Mg। आप इसी तरीके से 4, 3, 2 कितने हो गए बेटा, 9 हो गए। तो टोटल ये 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, 9। इसका मतलब इनका अमाउंट इस लीफ के ड्राई वेट में इतने से ज्यादा होता है। 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। अब ध्यान से सुनना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर न्यूट्रिएंट, मतलब ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, नॉट मिनरल, मतलब ये सॉइल से नहीं लिए जाते, नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। सोचो क्या, ये सॉइल से नहीं लेते, ये किस फॉर्म में आते हैं, ये H2O और CO2 की फॉर्म में आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जो ध्यान से सुनेंगे, जो क्या है, एब्जॉर्ब नहीं होते सॉइल से। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? सोचो। हाँ सर, ये न्यूट्रिएंट है, मिनरल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में मेरे पास कौन सा न्यूट्रिएंट है, अगर हम लिखे फ्रेश वेट मतलब पानी अगर है तो फिर मैं ऑक्सीजन लिखूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन होती है ना ये वाला। और अगर मैं ड्राई वेट लिखूं
तो ड्राई वेट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन मिलता है। मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रिएंट की। और अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा अमाउंट में मिनरल कौन सा चाहिए, मोस्ट अबंडेंट मिनरल ये कौन सा चाहिए, तो ये हमारे पास कौन सा होगा बेटा, मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मिनरल होगा वो मेरे पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिनरल थोड़ी है, क्योंकि ये किस फॉर्म में आते हैं, H2, ये सॉइल से नहीं आते। ठीक है, की चीज समझ में आ रही है, बताओ जल्दी से। और आपको ये पता होना चाहिए NPK ये 3 फर्टिलाइजर में दिए जाते हैं, जो खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं ना वहां दिए जाते हैं। तो आपको याद किया आपने, व्हाट इज मैक्रो, मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा, 10 मिलीमोल। किस में लेना है, ड्राई वेट में लेना है। नाम करने चोन PSK, कैल्शियम Mg। अच्छा सही है सर। माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लो। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होगा, जो लेस देन होना चाहिए, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी, मतलब 1 केजी ड्राई वेट का ले तो लेस देन 10 मिलीमोल आ जाएगा। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम क्या लिखेंगे, पीकू नीमो बीकल MnZn। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये 8 हो गए, यहां ये कितने हो गए बेटा, 8, पीछे 9 थे, 17 हो गए टोटल। ये कितने हो गए, 8 हो गए। फीकू नीमो बीकल MnZn। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मैक्रो माइक्रो पे। ठीक है, इसमें से मोस्ट अबंडेंट आयरन है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो कौन सा, आयरन है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, देखो कि विच इज नॉट मैक्रो, ऐसा आ जाएगा। मान लो नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, यहां हमने कैल्शियम लिख दिया, यहां जिंक लिख दिया, ये आंसर हो गया, ऐसे आ जाएगा। या मोस्ट अबंडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछ ले तो क्या मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे, आयरन मार्क करोगे। फीकू नीमो बीकल MnZn कर लोगे, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ठीक है सर, आगे आ जाते हैं, ध्यान दो बेटा। अब हमारे पास क्या है, ये तो माइक्रो और मैक्रो की बात हो गई। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। ये क्या होते हैं, वैसे तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स वो होते हैं बेटा, जैसे सिलीनियम, इनका कुछ ना कुछ रोल होता है। कॉपर, कहां गया, कॉपर तो है बेटा। सिलीनियम हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम लोग सिलिका लिख सकते हैं, सिलिकॉन, है ना, ये वाला। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं बेनिफिशियल है। ठीक है, ये क्या है, बेनिफिशियल है, इनका रोल होता है। ठीक है, प्लांट में क्या होता है, रोल होता है इनका, बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं इन्हें। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो 1-2 और लिख सकते हैं, कोबाल्ट। हाँ, तो सिलीनियम, सिलिकॉन, सोडियम, कोबाल्ट, ये हमारे पास क्या है, 4 बेनिफिशियल एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो ये प्लांट में हम लोग इनको मैक्रो माइक्रो में नहीं रखते नॉर्मली। ठीक है, अमाउंट वाइज रख सकते हैं, जैसे ये मैक्रो होता है, बाकी के तीनों माइक्रो होते हैं, अमाउंट वाइज रख सकते हैं, पर इनका कोई ना कोई रोल होता है। और ये मेनली हाइयर प्लांट्स में चाहिए होते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि मेनली किस में चाहिए, रिक्वायर इन हाइयर प्लांट्स, सारे प्लांट्स में नहीं चाहिए, है ना। हाइयर प्लांट्स का मतलब जिम्नो और एंजियो। क्लियर है। अब हमने क्या किया था बेटा, रोल के हिसाब से क्लासिफाई किया था, याद है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ रोल हमने क्लासिफाई किया था, कि फंक्शन के हिसाब से हमने इसको क्या करा था, क्लासिफाई किया था। क्लियर है, फंक्शन के हिसाब से हमने क्या किया था, इनको मिनरल्स को क्लासिफाई कर दिया था। देखो ध्यान से, कि फंक्शन के हिसाब से, जैसे मान लो काफी सारे मिनरल, जैसे आपसे मैं पूछूं, पार्ट होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के। स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि सेल वॉल, मेम्ब्रेन, तो कौन से ऐसे मिनरल हैं जो सेल वॉल और मेम्ब्रेन में आएंगे, उसमें मेरे पास आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब किस में आ जाएंगे, स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। मतलब सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर स्ट्रक्चर मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये जिन चीजों का बना है उसका पार्ट होते हैं। रोल के हिसाब से कुछ मिनरल एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड का पार्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके सेंटर में होता है, क्लोरोफिल के। Mg जो होता है ऐसे क्लोरोफिल के सेंटर में होता है, ऐसे 4 नाइट्रोजन जुड़ी रहती है, तो मैग्नीशियम हो गया। इसके अलावा फास्फोरस हो गया, वो एटीपी में और न्यूक्लियोटाइड में होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैग्नीशियम किस में होता है, क्लोरोफिल में, याद रहेगा ये चीज।
तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी ट्रैप करता है, ये कहीं ना कहीं एटीपी से रिलेटेड बात हो गई। तो फंक्शन के हिसाब से एक स्ट्रक्चर हो गया, एक एनर्जी रिलेटेड हो गया। और हम लोग बात कर सकते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, सुनो, पोटेशियम, सोडियम एंड Cl माइनस, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम और Cl माइनस, ये वो मिनरल्स हैं, ये वो मिनरल्स हैं, ध्यान से सुनो बेटा, ये वो मिनरल्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब सॉल्यूट की तरह काम करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पोटेशियम, जो आपने पढ़ा है कि गार्ड सेल्स जो होता है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग में हेल्प करता है, तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल का काम करता है। आपने ब्लड में पढ़ा है ये काम एल्ब्यूमिन, कौन सी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती है। अच्छा, एक्टिवेटर क्या होता है, काफी सारे मिनरल्स होते हैं एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम होते हैं, काफी सारे एंजाइम्स के क्या होते हैं, वो एक्टिवेटर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। उसके अलावा Fe जो है वो नाइट्रोजिनेज का, कैटलेज का, परऑक्सीडेज का, परऑक्सीडेज का, ये कहां लिखा है, बायोमोलिक्यूल के लास्ट पेज पे। ऐसे मैग्नीशियम जो है रुबिस्को का, पेप्केज का, ये क्वेश्चन आया था 2021 में शायद। और इसके अलावा बेटा मेरे पास हेक्सोकाइनेज का, तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम का एक्टिवेटर है कि नहीं। तो काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, सॉरी काफी सारे मेटल होते हैं जो एक्टिवेटर, आयंस होते हैं, एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। तो हमने आपको क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है भाई मिनरल की स्टडी प्लांट की सॉइल में मुश्किल है, तो उसके लिए एक टेक्निक डेवलप हुई जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, जो वॉन सैक ने डेवलप करी। फिर हमने कहा क्या सारे मिनरल असेंशियल है, हमने उसको असेंशियल और नॉन असेंशियल में क्लासिफाई कर लिया। असेंशियल वो है, सॉरी असेंशियल और नॉन नहीं, हमने क्या किया, सिंपल बताया कि जो मिनरल क्राइटेरिया फॉलो करेंगे वो असेंशियल है। फिर हमने मैक्रो और माइक्रो में क्लासिफाई किया, है कि नहीं, मैक्रो और माइक्रो में क्लासिफाई किया। और फिर हमने कैसे क्लासिफाई कर लिया, आप याद करो, फिर हमने क्लासिफाई कर लिया उसको आगे। अब आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, अब यहां से कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने रोल के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर ली ना। अब देखो हम कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, फिर हम बात करेंगे ऑप्टिमम रेंज, ऑप्टिमम रेंज, फिर हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने इस प्लांट को 20 ग्राम मिनरल दिया, कोई सिम्टम नहीं आया, 18 ग्राम दिया, कोई सिम्टम नहीं है, 17 ग्राम में सिम्टम आ गया, इस पे लीफ इसकी येलो हो गई। तो एक मिनिमम कंसंट्रेशन, जिससे ज्यादा रहे तो ठीक है, कम रहेगा तो क्या आएंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। बेटा डिस्कस करते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम रेंज, टॉक्सिसिटी, ये कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं आपको जो मैंने एग्जांपल बताया उसी से बात कर लेते हैं। देखो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के लिए ग्राफ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है सर। ये ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं है, पर इस ग्राफ से चीजें समझ आ जाती है। इधर देख बेटा, इस वाले एक्सिस पर कंसंट्रेशन लिखी है, इस वाले एक्सिस पर ग्रोथ लिखी है। जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं ग्रोथ बढ़ रही है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो गई, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ हो गई। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन यहां पर आ जाएगी, ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है अगर जिससे कम होगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। मतलब क्या हुआ, आप जरा ऐसे देखो, मान लो इस पॉइंट से कम होगा तो ग्रोथ घटेगी, ग्रोथ घटने का मतलब क्या आएंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। तो आप क्रिटिकल कंसंट्रेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल जिससे कम पर, बिलो विच ग्रोथ डिक्रीज कर जाए। अगर ग्रोथ डिक्रीज कर रही है इसका मतलब क्या आएगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स अराइज। मेरी बात समझ में आ रही है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएंगे, क्लियर है। अब आते हैं, बात करते हैं ऑप्टिमम रेंज की। देखो इधर ध्यान दो बेटा, ऑप्टिमम रेंज क्या होता है। देखो मान लो आपके पास कोई मिनरल है, यहां 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 15 ग्राम के बाद ये ग्रोथ कांस्टेंट हो गई। अगर आप मिनरल और बढ़ा रहे हो, देखो यहां और बढ़ा रहे हो, तो उसके बाद ग्रोथ घट रही है, तो यहां से मिनरल अब टॉक्सिक हो रहा है। ग्रोथ क्यों घट रही है, क्योंकि मिनरल अब टॉक्सिक हो गया है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, इस पॉइंट के बाद मिनरल टॉक्सिक हो गया तो इसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन और
टॉक्सिसिटी के बीच में, इसे ऑप्टिमम रेंज कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑप्टिमम रेंज क्या है बेटा? इट लाई बिटवीन क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड ऑप्टिमम रेंज। क्रिटिकल कंसंट्रेशन और ऑप्टिमम रेंज के बीच, सॉरी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी के बीच में अगर ये आता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम रेंज। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है, ध्यान सुनेंगे, वो कंसंट्रेशन होती है जिससे कम ग्रोथ घट जाए या जिससे कम सिम्टम्स आए। ऑप्टिमम रेंज टॉक्सिसिटी और इसके बीच में होती है। और टॉक्सिसिटी क्या होती है कि कोई भी मिनरल, एनी मिनरल टॉक्सिक जब होगा, टॉक्सिक कब होता है? जब वो ग्रोथ को डिक्रीज कर दे, ग्रोथ डिक्रीज बाई 10% ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट के 10% से ज्यादा के आसपास वो क्या करे? ग्रोथ को डिक्रीज कर दे। ये चीज समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? टॉक्सिसिटी बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ। टॉक्सिसिटी बोलेंगे। तो आ जाओ जरा ग्राफ देखेंगे। देख बेटा, ये कंसंट्रेशन है, ये ग्रोथ है, तो यहां तक ग्रोथ बढ़ रही है। इस पॉइंट को कह दिया क्रिटिकल कंसंट्रेशन, फिर इस रेंज को कह दिया ऑप्टिमम रेंज, और अब ग्रोथ घट रही है, मिनरल टॉक्सिक हो गया। क्लियर है? सही है। अच्छा, ऐसा ही ग्राफ मैक्रो और माइक्रो का अलग होता है। देख बेटा, जो ये मैक्रो है, मैक्रो में क्रिटिकल कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये देख, और माइक्रो में क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम है। दूसरा, मैक्रो की ऑप्टिमम रेंज ज्यादा है, माइक्रो की ऑप्टिमम रेंज कम है। इससे मुझे क्या पता चलता है? देखो, अगर ग्रोथ की हाइट देखो, यहां पर दोनों की लगभग सेम है। मेरा पॉइंट यह है कि ग्रोथ के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? मैक्रो और माइक्रो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बराबर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो और मैक्रो में से किसकी ज्यादा? आप देखो, मैक्रो की क्रिटिकल ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? माइक्रो। दूसरा, ऑप्टिमम रेंज माइक्रो की स्मॉल है। मतलब क्या हुआ? माइक्रो की जो ऑप्टिमम रेंज स्मॉल है, तो इसका मतलब जल्दी से टॉक्सिक हो सकता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, ध्यान दे बेटा, आपको यह समझना पड़ेगा कि सिंस माइक्रो की ऑप्टिमम रेंज क्या है? लेस है, तो वो इजीली टॉक्सिक हो जाएगा। इजीली क्या हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा। क्लियर है? और मैक्रो की क्रिटिकल कंसंट्रेशन हाई है, तो उसकी काफी डेफिशिएंसी रहती है, उसको मुझे ऐड करना पड़ता है सॉइल में। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पे क्या क्या पॉइंट हो गया? व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन बिलो जहां पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, ग्रोथ घट जाएगी। व्हाट इज टॉक्सिसिटी? टॉक्सिसिटी क्या होता है कि जब मिनरल क्या हो जाए, जब ग्रोथ डिक्रीज हो जाए 10% ज्यादा, इतनी कंसंट्रेशन हो। टॉक्सिसिटी और क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बीच में, उसे ऑप्टिमम रेंज कहते हैं, उसी में चाहिए होता है मिनरल, क्योंकि उसमें ग्रोथ मैक्सिमम है। ग्रोथ क्या है? मैक्सिमम। वो लाइन जो है वो मैक्सिमम है। ऑप्टिमम रेंज माइक्रो की छोटी होती है, मैक्रो की बड़ी होती है। क्लियर है कि नहीं? बताओ, जल्दी बोलो बेटा, आगे आ जाते हैं। अब आ जाओ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल। अब जो आपको समझना पड़ेगा कि यार जो मिनरल है ना हमारे पास, वो डेफिशिएंट भी हो सकता है सॉइल में। ठीक है? डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल किस बात पे डिपेंड करती है, ये जरा समझ लेते हैं। देखो बेटा, मेरे पास ये प्लांट है, ठीक है, इसमें ये यंग लीफ है और ये वाली ओल्ड लीफ है। ये क्या? ओल्ड लीफ है, और ये वाली यंग लीफ है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मिनरल हमेशा सॉइल से जाएगा, सॉइल से यंग लीफ की तरफ जाता है। अगर सुनना ध्यान से, अगर सॉइल से कोई मिनरल ना आए, सिम्टम अगर यंग लीफ में आएगा, तो उस मिनरल को कहते हैं इमोबिलाइज। मतलब क्या? सुनो, देखो, यंग लीफ को जो मिनरल चाहिए वो ओल्ड से आ सकता है। तो अगर मैं लिखता हूं मोबिलाइज्ड मिनरल है, व्हाट इज मोबिलाइज्ड मिनरल? जो मूव कर सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम हो गया, ये मोबिलाइज्ड मिनरल होता है। जो ओल्ड से यंग में जाता है, ओल्ड से किस में जाता है? यंग में जाता है, मूव करता है, तो उसका सिम्टम ओल्ड में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सिम्टम किस में आएगा? ओल्ड में। मेरा पॉइंट यह है कि मिनरल रूट से हमेशा यंग में जाता है। अगर मिनरल मोबिलाइज्ड है तो ओल्ड से यंग में आ जाएगा, ओल्ड से किस में आ जाएगा? यंग में आ जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो अगर सॉइल से नहीं आया और ओल्ड से यंग में आ गया, तो सिम्टम किस में आएंगे? ओल्ड में। अगर सॉइल से नहीं आया और ओल्ड से यंग में भी नहीं आया, तो उसे इमोबिलाइज्ड कहेंगे।
जैसे कि एनसीईआरटी ने दिया है कैल्शियम और सल्फर, यहां एक डाटा में डाउट है, सल्फर ट्रांसपोर्ट में मोबिलाइज में लिखा, यहां इमोबिलाइज में आप इसी में लोगे, ठीक है। तो उसके सिम्टम किस में आएंगे, यंग लीफ में। सिम्टम किस में आएंगे, यंग लीफ में आएंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो हमने यहां पर क्या बात कर दी, हमने यहां पर बात कर दी वेदर मिनरल इज मोबिलाइज्ड और नॉट। दूसरा, डेफिशिएंसी सिम्टम इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि वो माइक्रो है कि मैक्रो है, कौन सा मिनरल है, ठीक है। और टाइप ऑफ प्लांट पे भी डिपेंड करते हैं, छोटे प्लांट में जल्दी आ सकते हैं या बड़े प्लांट में धीरे से आएंगे, मतलब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्लांट पे भी, कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से मिनरल काम करता है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं वो इन चीजों पे डिपेंड करते हैं। कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम है, उसके एक से ज्यादा सिम्टम हो सकते हैं, सही है, और सेम सिम्टम एक से ज्यादा मिनरल का हो सकता है। जैसे मान लो लीफ येलो हो गई, तो उसको हमने कहा क्लोरोसिस, क्लोरोसिस मतलब येलोइंग ऑफ लीफ, वो पोटेशियम से भी हो सकता है और सोडियम से भी हो सकता है सिम्टम। तो हम ये कह रहे हैं कि एक सिम्टम एक से ज्यादा मिनरल से हो सकता है। दूसरा, एक मिनरल के एक से ज्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या यह समझ में आ रही है? देख लो ध्यान से। अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की, अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की। फर्स्ट है क्लोरोसिस। फर्स्ट क्या है? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस है येलोविंग ऑफ लीफ। क्लोरोसिस क्या है? येलोविंग ऑफ लीफ है, लीफ का येलो होना क्लोरोसिस। नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू का डेथ हो जाना, कोई टिश्यू मर जाए प्लांट का, उसे कहते हैं। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ डिक्रीज होना, सेल डिवीजन डिक्रीज होना, डिले इन फ्लावरिंग। तो कहीं ना कहीं बेटा ये सिम्टम्स है जो आपको पता होना चाहिए। अगर लीफ येलो होती है उसे क्लोरोसिस कहते हैं, उसका कोई टिश्यू डेड हो रहा था नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। ये चीज है हमारे पास। अब आगे आओ जल्दी से। आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया है, 4 सिम्टम्स दिए, एक दे रखा क्लोरोसिस, अब इसमें 8 मिनरल दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। सबसे पहले मैक्रो लिख लो, ऐसे जैसे मैंने सिखाया था, ऐसे लिख लो। फिर आप लिख लो माइक्रो, इस तरीके से माइक्रो लिख लो, ठीक है। अब देखो आपको क्या होगा, यहां पे ट्राइंगल बना लो, तो ये हो गया क्लोरोसिस के लिए। फिर फर्स्ट ये 2 छोड़ो, ये और फिर 2 छोड़ के ये सब क्या है जी, देखो 8, 4 माइक्रो और 4 मैक्रो। पहला लिया, 2 छोड़ा, फिर ये, फिर 2 छोड़ा, आखिरी के दोनों। ये किस लिए इन्वॉल्व है? क्लोरोसिस मतलब येलोविंग ऑफ लीफ, मिनरल्स के नाम आ जाएंगे। नेक्रोसिस का मतलब है डेथ ऑफ टिश्यू, तो डेथ ऑफ टिश्यू में मेरे पास क्या आ जाएगा, डेथ ऑफ टिश्यू में मेरे पास मिनरल आ जाएंगे कूका एमजी के, कूका एमजी के। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में आ जाएंगे मॉन्स्क, मॉलिब्डिनम, सोडियम, सल्फर और पोटेशियम, और डिले इन फ्लावरिंग में आ जाएगा मॉन्स। बेटा ये मिनरल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में। तो आपको जो टेक्निक बताई, मैक्रो माइक्रो लिख दो, ऐसे याद कर लो। नेक्रोसिस में कूका एमजी के, मॉन्स्क और मॉन्स। कर लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, कर लोगे? कर लोगे? जल्दी बताओ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं टॉक्सिसिटी। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, मेरी बात सुनो। मान लो ये मिनरल डेफिशिएंट है, इसकी वजह से लीफ येलो हो रही है, तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसकी डेफिशिएंसी से ये सिम्टम आ रहा है। लेकिन अगर कोई सॉइल में कोई मिनरल ज्यादा होता है, एक्चुअल में उसके सिम्टम डायरेक्ट नहीं आते, वो किसी दूसरे मिनरल को प्लांट में जाने नहीं देता। तो अगर कोई मिनरल टॉक्सिक है तो उसके ज्यादा होने का सिम्टम नहीं है, किसी और के कम होने का सिम्टम आ जाता है। इसलिए टॉक्सिसिटी पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उससे दूसरे मिनरल डेफिशिएंट हो जाते हैं। समझो इस बात को। तो टॉक्सिसिटी क्या होगा बेटा? व्हेन इट डिक्रीज, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, व्हेन इट डिक्रीज ग्रोथ बाई 10%। ग्रोथ मतलब फ्रेश वेट, सॉरी ड्राई वेट। अगर ये ड्राई वेट को बाई 10% डिक्रीज कर दे तो उसे कहेंगे टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि टॉक्सिसिटी ऑफ सम मिनरल, उससे क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ अदर होगी, किसी दूसरे की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो, Mn की टॉक्सिसिटी एनसीईआरटी ने दिया है।
एनसीईआरटी ने एक माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया है और उसकी टॉक्सिसिटी बताया। कहा है कि जो मैग्नीज है ना, अगर मिट्टी में टॉक्सिक हो जाए तो क्या होगा, उससे क्या होगा बेटा, उससे होगा ब्राउन स्पॉट, उससे क्या होगा, ब्राउन स्पॉट होगा एंड येलो क्लोरोटिक वीन्स होगी, येलो क्लोरोटिक वीन्स होगी, ब्राउन स्पॉट और येलो क्लोरोटिक वीन्स, ये हमारे पास है। ठीक है, क्लियर है, सही है, ये हमारे पास है। ये टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं, क्लियर है, ये टॉक्सिसिटी की हम बात कर रहे हैं। फिर हम यहां पर बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे, ये एमएन की हमने बात कर लिया। मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, ये रूट हेयर है, देखो क्या करता है एमएन, क्या करता है एमएन, क्या करता है बेटा, एमएन एमजी और एफई को अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं देता। इधर देख बच्चे, मान लो एमएन ज्यादा है, ये एमएन है, एमएन क्या करता है, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन रोकता है। तो ब्राउन स्पॉट, येलो क्लोरोटिक वीन्स उसके सिम्टम है, तो वो करता क्या है, प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एमजी एंड एफई। दूसरा, सेकंड, कंपीट करता है एंजाइम के साथ, कंपीट विद एंजाइम, किसके लिए, कंपीट विद एमजी फॉर एंजाइम बाइंडिंग। मतलब जैसे ये एंजाइम है, इस एंजाइम पर एमजी लगना चाह रहा है, तो एमएन क्या करेगा, कंपटीशन करने लगेगा, एंजाइम बाइंडिंग। तीसरा क्या होगा बताओ, तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन। मतलब एक मिनरल है कैल्शियम, कैल्शियम का क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन रोकने लगेगा, कैल्शियम का क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन प्रिवेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि एमएन का ज्यादा होना सॉइल में किसकी किसकी डेफिशिएंसी कराएगा, एमजी की, एफई की और कैल्शियम की। क्या ये समझ में आ रहा है? और टॉक्सिसिटी मुश्किल होता है क्योंकि टॉक्सिसिटी का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, उसकी वजह से दूसरा मिनरल क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अब आ जाते हैं बेटा, हम लोग बात करेंगे कि मिनरल्स कैसे अब्सॉर्ब होते हैं सॉइल से रूट में। जैसे मान लो इस सेल में कैसे अब्सॉर्ब होंगे, हम कहेंगे रूट हेयर में। इसकी पढ़ाई हम कैसे करते हैं, एक बीकर के अंदर कोई सेल ले लेते हैं, आइसोलेटेड सेल ले लेते हैं और उस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोई सेल लेकर उसको पढ़ते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल कहां से होता है, बाय रूट, और कैसे होगा, बाय रूट हेयर। कैसे होगा, रूट हेयर के थ्रू होगा। आपको पता है एक्टिव पैसिव दोनों होता है, एक्टिव होगा और पैसिव होगा, हमने ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है। पर ज्यादा क्या होता है, मोर एक्टिव होता है। ज्यादा क्या होता है बेटा, हमारे पास एक्टिव होता है। क्लियर है? अब हम इसको किस पे पढ़ते हैं, हम क्या कर देते हैं, कोई सेल ले लेते हैं, कोई टिश्यू ले लेते हैं और प्लांट का कोई ऑर्गन ले लेते हैं, उसको आइसोलेट करके, मतलब जैसे मैंने ये सेल है, इसमें मिनरल की एब्जॉर्प्शन को, इस सेल को आइसोलेट करके पढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं, ध्यान दो, ये सेल वॉल है बेटा। हम ये देखते हैं कि मान लो ये एमजी है, एमजी अगर सेल वॉल पे जा रहा है तो मैं आपसे पूछता हूं सेल वॉल क्या है सर, सेल वॉल डेड है, डेड को हम क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट बोलेंगे। और अंदर अगर जाएगा इस जगह को क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट बोलेंगे। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, सुनो, एनसीईआरटी कहती है कि मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होगा, उसके लिए सेल, टिश्यू और ऑर्गन को हमें क्या करना पड़ेगा, किसी बीकर में लेके स्टडी करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि हम अगर कोई सेल ले लेते हैं तो एनसीईआरटी लिखती है कि मिनरल एब्जॉर्ब होगा एपोप्लास्ट में, मतलब सेल वॉल में, एब्जॉर्ब एट एपोप्लास्ट। और कैसे होगा, पैसिवली। ठीक है, और वो थोड़ा फास्ट होता है। और फिर क्या होगा, फिर मिनरल अंदर चला जाएगा, जैसे यहां तक आया एपोप्लास्ट है, इसके बाद अंदर गया सिम्प्लास्ट है। तो मिनरल एब्जॉर्ब एट सिम्प्लास्ट, मतलब अंदर जाएगा। सिम्प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग जगह, और वो होगा एक्टिवली। वो कैसे होगा, एक्टिवली होगा। तो यहां पर पॉइंट यही तो है कि मिनरल एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, उसमें पैसिवली और एक्टिवली। यहां एक बच्चा कहेगा सर आपने ट्रांसपोर्ट में बोला था कि सिम्प्लास्ट पैसिव होता है, अब यहां एक्टिव लिख रहे हो। बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे वो हमेशा पैसिव होते हैं। यहां पर एपोप्लास्ट शब्द का मतलब है जगह, ये नॉन लिविंग जगह होती है सेल के बाहर, सेल वॉल। तो यहां पर अगर कोई मिनरल आएगा वो फास्ट आएगा और पैसिव आएगा, और अंदर जाएगा तो वो एक्टिव आएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 से।
ठीक है, तो ये कुछ इसमें उसके लिए दे रखा है। दूसरा, मिनरल का जो ट्रांसलोकेशन है ना, वो जाइलम के थ्रू होता है और आप रेडियो आइसोटोप यूज करके इसको पढ़ सकते हो। रेडियो आइसोटोप की स्टडी से ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये प्लांट है, ध्यान से देखना बेटा, ये इसकी रूट है, तो मेरे पास ये जाइलम है, मान लो दिस पाइप इज जाइलम। इस पाइप में मान लो NO3 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और अमीनो एसिड का हो रहा है, तो अमीनो एसिड कौन सी फॉर्म हो गई, ऑर्गेनिक, और NO3 कौन सी फॉर्म होगी, इनऑर्गेनिक। तो मिनरल का ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन नहीं कह रहा हूं, ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में हो सकता है, जाइलम से होगा। और रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप मतलब किसी भी मिनरल को हम रेडियो एक्टिव करके वो स्टडी कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी बता बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको मिनरल्स के रोल बता रहे हैं, ठीक है। मिनरल के रोल बताने के लिए मैं एक बार कुछ चीजें रिवाइज कर रहा हूं। आपको हाइड्रोपोनिक पता होना चाहिए, आपको मैक्रो और माइक्रो के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, बेनिफिशियल एलिमेंट के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। बताओ, हाँ सर। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज टॉक्सिसिटी, व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज ऑप्टिमम रेंज। क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो है उसकी डेफिनेशन पता हो, मैक्रो माइक्रो में किसकी ज्यादा कम होती है ये पता हो। उसके अलावा टॉक्सिसिटी किस मिनरल की है, कौन से 3 मिनरल उससे जुड़े हुए। दूसरा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स में कौन से मिनरल इन्वॉल्व है। इतने में क्वेश्चन बन जाएगा इस टॉपिक का। अगर हम आगे जाते हैं बेटा, तो आगे हमारे पास रोल है। तो जब रोल वाला टॉपिक दे रखा है, 2 पेज में दे रखा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, एब्जॉर्ब इन फॉर्म। उसमें क्या किया है, कुछ मैक्रो और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल दे रखे हैं। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होगी कि आप क्या याद रखो, जो आयरन है, आयरन हमारे पास Fe हमारे पास +2 की फॉर्म में, फेरिक की फॉर्म में, सॉरी Fe +2 +3 ना, इसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। फेरिक लिखते हैं, अब फेरिक देख लेना क्या है, फेरिक लिखते हैं। कॉपर जो है क्यूप्रिक, ऐसे ही बोरोन वाला याद कर लेना, जैसे BO3 4- B2O7 3-, ऐसे करके कुछ दे रखा है, बोरोन वाला याद कर लेना। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा मिनरल, जैसे सोडियम है वो तो सब आसानी से याद कर लेंगे, इनके आप भूल सकते हो, ठीक है। हो सकता है भूल के मैंने भी गलत किया हो, तो एनसीईआरटी जरूर चेक करेंगे इसकी। दूसरा आपको क्या है कि कुछ मिनरल्स के मेन रोल हैं जो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये तो पता होना चाहिए कि सल्फर जो है वो एक विटामिन थायमीन में चाहिए, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में चाहिए, और कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोए में चाहिए, है ना। फिर मैग्नीशियम क्या है, राइबोसोम को जुड़ने के लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के एंजाइम के लिए चाहिए। पोटेशियम टिप पर चाहिए और प्रोटीन सिंथेसिस में। कैल्शियम स्पिंडल बनवाता है मिडल लैमेला। बोरोन चाहिए पॉलन जर्मिनेशन में। क्या ये समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ जल्दी से, इधर आ जाओ। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ कुछ मिनरल्स की। देखो नाइट्रोजन मैं आपसे कहता हूं कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी। देखो NO3-, NO2-, NH4+, ये 3 फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, और ये सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कहां कहां चाहिए, अमीनो एसिड में, और कहां चाहिए, प्रोटीन्स में। तो कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स भी बता रहे हैं। और कहां चाहिए हमारे पास सर, DNA RNA यहां पर चाहिए। इसका मतलब जहां पर सेल डिवीजन होती है ना, वहां नाइट्रोजन जरूर चाहिए। क्लियर है? आ जाओ। फास्फोरस कहां चाहिए, फास्फोरस सर H2PO4- और HPO4 2-। फास्फोरस कहां कहां चाहिए बताओ भाई। फास्फोरस मुझे चाहिए DNA में, मुझे चाहिए RNA में, मुझे चाहिए फॉस्फोलिपिड में। याद आ रहा है कि नहीं बताओ। और कुछ मेरे पास प्रोटीन्स होती है जिनमें फास्फोरस होता है। सल्फर कहां चाहिए भाई, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है कि नहीं, उसमें चाहिए। उसके अलावा कहां चाहिए बताओ, हमने थायामीन बोल दिया, एक ये विटामिन है। उसके अलावा हमारे पास एसिटाइल कोए या कोएंजाइम में यहां चाहिए, ठीक है, क्लियर है। बायोटीन में चाहिए, तो इस जगह पे मुझे सल्फर चाहिए। तो ये तो याद करने का बेटा, आपको एनसीईआरटी से प्रॉपर याद भी करना चाहिए। पोटेशियम K+ की फॉर्म में होगा,
टिप पर चाहिए, टिप किसकी, शूट की टिप वगैरह पे चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इसका, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये वाले रोल है। तो ऐसे आपको रोल एनसीईआरटी से ही करने पड़ेंगे। कैल्शियम +2, स्पिंडल असेंबली, स्पिंडल असेंबली करवाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी, अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि बोरोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, इसलिए बोरोन में भी मेम्ब्रेन को लेकर लिखा हुआ है। मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी, इन चीजों पे बात करेंगे हम लोग। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम Mg+2। तो मैग्नीशियम बेटा क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्लोरोफिल का पार्ट होता है। फिर एक्टिवेटर, राइबोसोम की सबयूनिट, आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम की छोटी और बड़ी सबयूनिट एक दूसरे से दूर रहती है, साइटोप्लाज्म में जुड़ती है जब मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो मैं जो ये रोल लिख रहा हूं, ये तो मिनिमम इतने आपको आने ही चाहिए। राइबोसोम की असेंबली यहां पर चाहिए, और कहां चाहिए बता बेटा, इसके अलावा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम है उनको हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। आगे आ जाओ, आयरन की बात करो, आयरन Fe+3 की फॉर्म में, फेरिक की फॉर्म में चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए, मोस्ट अबंडेंट है ईटीएस में चाहिए, हां सर, साइटोक्रोम वगैरह। देखो ये तो ये क्लोरोफिल बनाने में चाहिए, क्लोरोफिल का पार्ट नहीं होता, क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए चाहिए। और आप अगर बायोमोलिक्यूल में जाओ तो ये एक्टिवेटर है कैटलेज का, कैटलेज और परऑक्सीडेज का, कैटलेज और परऑक्सीडेज का ये एक्टिवेटर है ना, एक्टिवेटर है। तो हम बात कर रहे हैं आयरन की, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयरन की। और मोस्ट अबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है कॉपर बेटा, काफी ज्यादा कॉपर प्लस लिख सकते हैं, क्यूप्रिक, और इस फॉर्म में चाहिए, क्यूप्रिक की फॉर्म में। दूसरी आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कॉपर को लेके, कि कॉपर जो होता है ना बेटा, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 में होता है ईटीएस के, याद करो, कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ ईटीएस, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, मॉलिब्डिनम MO, हाँ क्लियर है, सही है, सही है ना, ठीक है। उसके बाद MO, मॉलिब्डिनम नाइट्रोजिनेज को चाहिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में MO और Fe होता है। और उसके अलावा एक और एंजाइम होता है नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, इसको चाहिए, ये चेक कर लेना, नाइट्रेट वाला, इनको चाहिए। उसके बाद बोरोन जो है बेटा, इसकी फॉर्म याद कर लेना जो बताई मैंने। बोरोन एक तो मेम्ब्रेन में चाहिए, पॉलन जर्मिनेशन, और कहां चाहिए, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में चाहिए, है ना, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में चाहिए, है ना, क्लियर है। और न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन कराता है, न्यूट्रिएंट में क्या, कार्बोहाइड्रेट, इसकी ट्रांसलोकेशन कराता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बोरोन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बोरोन और कैल्शियम जो है ना वो रिलेटेड है बेटा, बिना बोरोन के कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, क्लियर है कि नहीं, आ रही है बात समझ, ठीक है। अब क्लोरीन के लिए सिर्फ फोटोलिसिस याद कर लो, फोटोलिसिस पानी को तोड़ता है, Mn और Cl जो होता है ना फोटोलिसिस कराता है, ये दोनों के लिए याद कर लो। जिंक क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए। उसके अलावा जिंक किसके लिए चाहिए मेरे पास, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर है। सर आप ये साफ राइटिंग में क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि तुझे इसकी एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, रोल की एनसीईआरटी पढ़नी है, और इसके तुझे क्या करने, खुद से फिल इन द ब्लैंक्स बना ले, 10 15 20, पर जो मेन रोल्स हैं मैंने बता दिए ज्यादातर मिनरल्स के, ठीक है। तो ये वो पार्ट है जो आपको मिनरल्स का पढ़ना है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब आप खुद से सोचो कितने हमने मिनरल्स पढ़े। सर हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिनरल नहीं है, न्यूट्रिएंट है, सही है। सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा मिनरल चाहिए, सर नाइट्रोजन चाहिए। तो क्यों ना नाइट्रोजन को एज अ सेपरेट साइकिल ही पढ़ा जाए, सोचो। हां सर पढ़ना तो चाहिए। तो हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम यहां पर नाइट्रोजन की साइकिल पढ़ रहे हैं, क्लियर है। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन की साइकिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं, चलो भाई, चलो पढ़ लेते हैं, एक सेकंड तो बस। एक सेकंड दो बेटा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। हम बात करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की। तो नाइट्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट मिनरल है।
मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट नहीं है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा, एनसीईआरटी कहती है कि नाइट्रोजन इतना ज्यादा अमाउंट में चाहिए सभी तरह के इकोसिस्टम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, नेचुरल इकोसिस्टम, और आपका खेत, वो जो एग्रीकल्चरल लैंड, वहां पर ये कम पड़ता है। तो लिमिटिंग फॉर बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है आपकी एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, इसके लिए लिमिटिंग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके लिए लिमिटिंग है। तो ये लिमिटिंग है दोनों के लिए, ये लिमिटिंग है क्या? दोनों के लिए लिमिटिंग है। बोथ नेचुरल और आर्टिफिशियल के लिए क्या है? ये लिमिटिंग है। ठीक है, क्लियर है? सही है, ये चीज क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर है आपको लेके कि नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के लिए दोनों में लिमिटिंग है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है माइक्रोब कंपीट करता है, कंपीट करता है इसके लिए, है ना। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलती है हमें? कंपीट विद अदर, प्लांट के साथ कंपटीशन करता है नाइट्रोजन के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलती है? सर गैस फॉर्म में। कहां मिलती है? सर एटमॉस्फेयर में। क्या वो जमीन पे आती है? मुझे बताओ, अगर वो जमीन में आती है तो कैसे आती है? मैं जरा आपको कुछ आइडिया दे देता हूं। देखो, नाइट्रोजन आपके पास कहां पर है? सर एटमॉस्फेयर में। जमीन पर कैसे आएगी? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाएगी, वो ऑक्साइड्स एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आ सकते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि इस नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया अमोनिया की फॉर्म में फिक्स कर सकता है। तीसरा, हमारे पास कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी होता है जिससे हम अमोनिया बनाते रहते हैं ताकि यूरिया बनाते रहे। तो मैं एक पूरी नाइट्रोजन साइकिल समझाऊंगा, पर आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट बैठना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में होती है। हम ये समझते हैं कि यूवी और लाइटनिंग ये क्या बनाती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये एसिड रेन की फॉर्म में, कम इन फॉर्म ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की फॉर्म में ये नीचे आ जाते हैं इन ऑन सॉइल। सॉइल पर ये कैसे आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? बोलो, क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं? सोचो सोचो सोचो। तो हम एक बार जरा नाइट्रोजन साइकिल देखना चाहेंगे। सही है सर। सबसे पहले आपके पास ये वो नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में है। हां सर, किस फॉर्म में है नाइट्रोजन? ये देखो भाई, ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, और ये कहां पर है? एटमॉस्फेयर में। इस नाइट्रोजन ने यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना दिए, NO3, NO2 ऐसे करके, और वो नाइट्रोजन नीचे सॉइल में आ गई। कैसे आ गई? एसिड रेन की फॉर्म में। यहां लिख देते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन की फॉर्म में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नीचे आ गए। इसमें क्या कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है? नहीं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैसे बने हैं? यूवी और लाइटनिंग लिख देते हैं यहां पर। तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है, यूवी और लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए। ये ऑक्साइड्स फिर जमीन पे एसिड रेन की फॉर्म में आ गए। इसे हम ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस बात में कोई डाउट है? नहीं सर। अब क्या होगा? हमारे पास क्या होता है कि एक प्रोसेस आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के थ्रू हम इस नाइट्रोजन से अमोनिया बनाते हैं इंडस्ट्री में, और उस अमोनिया से यूरिया बनाते हैं। यूरिया हम लगातार बनाते रहते हैं खेत में डालने के लिए। सही है सर। फिर क्या होता है हमारे पास? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ऐसे साइनो बैक्टीरिया होते हैं। वो नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? NH3 में। आप देख लो ध्यान से, NH3 में। इसका मतलब इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल दोनों अमोनिया बना रहा है, और जो ए बायोलॉजिकल है वो ये बना रहा है। हम ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन N2 अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इसी को एक नाम दे देते हैं N2 फिक्सेशन। तो N2 फिक्सेशन सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि N2 फिक्सेशन मैं इसको भी कहूंगा, नहीं। N2 फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन से क्या बनाना? अमोनिया बनाना। सही है। अब आप खुद से बताओ, अमोनिया गैस है? हां सर गैस है, गैस पढ़ाया था हमें, गैस ही होती है। कुछ अमोनिया ऐसे हवा में उड़ जाता है, वोलेटाइल होता है। बाकी बचे हुए अमोनिया को हम क्या करते हैं? हम कन्वर्ट करते हैं NO2 माइनस में, फिर कन्वर्ट करते हैं NO3 माइनस में। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ये जो प्रोसेस है,
इसको नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो अभी तक मेरे पास जो दो प्रोसेस है उस पर ज्यादा फोकस रखना है। पहला फोकस ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया लगेंगे और ये बायोलॉजिकल कहलाता है। इस अमोनिया को NO3 माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। इसमें भी मेरे पास बैक्टीरिया लगेंगे, दो बैक्टीरिया यहां और दो बैक्टीरिया यहां मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इस नाइट्रिफिकेशन के बाद ये NO3 माइनस यहां अंदर आ जाएगा, ऐसे NO3 माइनस अंदर आ गया। अब ये जाइलम से ऊपर चला जाएगा NO3 माइनस, यहां किससे आ गया, जाइलम से। तो एक तरीके से जाइलम से आ गया, ये ऊपर आ गया NO3 माइनस। अब क्या करेंगे बेटा, इस NO3 माइनस से NO2 माइनस, रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, इस 3 माइनस से यहां NO2 माइनस, सर ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है। फिर वापसी ये कन्वर्ट कर देंगे NH4 प्लस, जो कि अमोनिया ही है एक तरीके से। यहां पर एक एंजाइम यूज होगा, नाइट्रेट की रिडक्शन हो रही है, नाइट्रेट रिडक्टेज। सर ये NO3 माइनस नाइट्रेट होता है, हां, और फिर इसको लिखेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज। और फाइनली हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया क्या, NH4 प्लस। इस NH4 प्लस से अमीनो एसिड बनाएंगे। एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से देखो, नाइट्रोजन साइकिल समझो। एसिड रेन जो है उससे NO3 माइनस आता, सॉइल में आ सकता है। अमोनिया जो है उसको NH4 प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, NH4 प्लस। अमोनिया थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, ये चला गया ऐसे, ठीक है, इसको NH4 प्लस भी लिख सकते हैं। NH3 कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में, फिर NO3 माइनस में। क्या ये ऑक्सीडेशन हो रही है, नाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। दो बैक्टीरिया यहां पड़ेंगे, दो बैक्टीरिया यहां, NO3 माइनस सॉइल में, रूट में आ गया, ये रूट में आ गया सॉइल से, रूट से ये ऊपर चला गया, ऊपर जाके NO2 माइनस, NH4 प्लस और अमीनो एसिड। क्लियर है कि नहीं। यहां दो एंजाइम चाहिए, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रेट। देख बेटा, ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट अंदर आ गया, जाइलम से ऊपर चला गया, ऊपर NO2 माइनस NH4 प्लस, यहां अमीनो एसिड बनाते हैं। क्लियर है, ये दो एंजाइम यहां लिखे हमने, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास NH4 प्लस डायरेक्टली रूट में ही आ जाए और उससे कन्वर्ट हो जाए अमीनो एसिड। अगर मैं अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करूं, अमीनो एसिड रूट में भी बना सकते हैं, रूट में भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, लीफ में भी बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। देखो मेरी बात सुनो, अगर NH4 प्लस यहां पहले से ही है तो अमीनो एसिड यहीं बना लूंगा, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करूंगा, क्योंकि NH4 प्लस टॉक्सिक होता है, इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसीलिए NO3 माइनस को ऊपर ले जाके फिर NH4 प्लस बनाया। ये टॉक्सिक होता है NH4 प्लस, इससे अमीनो एसिड बनाते हैं। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो NO3 माइनस है ये वापसी नाइट्रोजन बना दे, इसे कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ध्यान से देख लो बेटा, NO3 माइनस से N2 बनाना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। सही है सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो, अब बहुत फोकस करके देखना। अब ये प्लांट है, प्लांट को खाया किसने, एनिमल ने। एनिमल और प्लांट दोनों मर जाते हैं, तो सॉइल में क्या चली जाएगी, प्रोटीन चली जाएगी। प्रोटीन किसमें टूट जाएगी, अमीनो एसिड में। अगर मैं अमीनो एसिड को देखूं, उससे मैं वापसी NH4 प्लस बनाऊं, इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। यहां भी बैक्टीरिया लगेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। तो आपको नाइट्रोजन साइकिल में क्या ध्यान रखना है, पहला, नाइट्रोजन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, बैक्टीरिया करेगा, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। अमोनिया से NO3 माइनस, इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, यह भी बैक्टीरिया करेगा। NO3 माइनस से N2, यह भी बैक्टीरिया करेगा, डीनाइट्रिफिकेशन। फिर हमने क्या किया, हम इसको ऐसे ऊपर ले गए, फिर मेरे को क्या है, यहां अमीनो एसिड बना दिया। दूसरा क्या है, यहां देखो, ये अमीनो एसिड से मैंने NH4 प्लस बनाया, ये NH4 प्लस देख रहे हो, ध्यान दो, वापसी ऐसे अंदर जा चला जाएगा। तो अमीनो एसिड से NH4 प्लस, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक, सर ये नहीं पता, बहुत पिटाई होगी। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक है, उससे इनऑर्गेनिक ये बनाना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिफिकेशन। तो आपको नाइट्रोजन साइकिल में 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है जो पता होने चाहिए। जैसे 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है जिस पे पूरा फोकस रखना है। देख बेटा कौन सा, सबसे पहले कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको मैं जमीन पे कैसे लाया, जमीन पर कैसे लाया। तो जमीन पर लाने को हमने क्या करा, अमोनिया बना दिया। हमने क्या बना दिया, देखिए ध्यान से, हमने अमोनिया बना दिया।
इसको हमने क्या बोला, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो ये बायोलॉजिकल वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसमें बैक्टीरिया लगेंगे, सही है, इसमें दो लोग लगेंगे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फिर इससे आपने क्या बना दिया, NO2 माइनस और NO3 माइनस, इसे नाइट्रिफिकेशन कह दिया, यहां भी बैक्टीरिया लगेंगे। तो इसका मतलब एक बैक्टीरिया यहां लगेगा, दूसरा यहां लगेंगे। फिर इस NO3 माइनस से वापसी चले गए तो इसमें भी बैक्टीरिया लगेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। और जब ये NO3 माइनस अंदर आएगा, ध्यान दो, जब ये NO3 माइनस यहां अंदर आएगा तो ये जो NO3 माइनस है ये रहा, ये ऊपर चला जाएगा, ये देखो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा यहां। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ, इनऑर्गेनिक। NO3 माइनस यहां पर पहले बनाएगा NO2 माइनस, फिर बनाएगा NH4 प्लस, इससे यहां अमीनो एसिड बनेंगे। तो NH4 प्लस से अमीनो एसिड बनेंगे। ऐसे ही हो सकता है यहां NH4 प्लस आ जाए फिक्स करके, मतलब कहीं से फिक्स कर दे डायरेक्ट, सिम्बायोटिक, तो इससे अमीनो एसिड यही बना लेते हैं। तो अमीनो एसिड का जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, अमीनो एसिड का जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसे ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट मान लो मर गया, प्लांट मरने के बाद सॉइल में प्रोटीन चली गई, प्रोटीन टूट गई अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड वापसी NH4 प्लस बनाता है, इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। तो आपको ये वर्ड पता होने चाहिए किसको क्या कहते हैं। अमोनिफिकेशन मतलब अमीनो एसिड से NH4 प्लस, ये दोबारा से आप ऐसे दिखा सकते हो यहां पर। दूसरा नाइट्रिफिकेशन मतलब NH3 से NH4 प्लस से NO3 माइनस, डीनाइट्रिफिकेशन NO3 माइनस से N2, और सिम्बायोटिक या बायोलॉजिकल एंटो फिक्सेशन की, ये पूरा प्रोसेस आ गया, ठीक है। तो 4 प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया यूज हुए। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सुन लो ध्यान से, नाइट्रोजन साइकिल में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के नाम पढ़ेंगे, कौन से बैक्टीरिया के नाम, कौन कौन से प्रोसेस के, पहला बायोलॉजिकल एंटो फिक्सेशन वाले के, दूसरा डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, तीसरा डीनाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन। तो 4 प्रोसेस के बैक्टीरिया का नाम। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक एंटो फिक्सेशन जो राइजोबियम में होता है। और उसके बाद हम जो तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो क्या होगा बेटा, वो होगा अमीनो एसिड सिंथेसिस। मतलब जो ये अमोनिया है ये वाला, या देख बेटा, या तो ये वाला अमोनियम या ये वाला अमोनियम कैसे अमीनो एसिड बनाता है, उसे हम कहेंगे अमीनो एसिड सिंथेसिस। ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अमीनो एसिड सिंथेसिस नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट है बताओ, सोचो, पता चल रहा है क्या पढ़ना हमने, देख लो एक बार। ठीक है बेटा, तो हम लोग देख लेते हैं आगे हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। एक बार माइक्रोब्स पढ़ने हैं हमें, कौन कौन से पढ़ने हैं देख लो, एंटो फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, फिर बायोलॉजिकल एंटो फिक्सेशन और फेट ऑफ अमोनिया। ये 3 टॉपिक हमें अब कवर करने। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के नाम याद करने बेटा, यहां पर याद करने का और ये आपको करना पड़ेगा। जो एंटो फिक्सेशन जो है वो मतलब हमारे पास 2 लोग करते हैं, एक बैक्टीरिया करता है, दूसरा साइनोबैक्टीरिया करता है। अब बैक्टीरिया भी जो हमारे पास 2 तरीके का होता है, आपको साइनोबैक्टीरिया पता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो बैक्टीरिया हमारे पास 2 तरह के हैं। सिम्बायोटिक बहुत कॉमन है, राइजोबियम। आपको पता है कि राइजोबियम कहां फिक्स करता है, फिक्स इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूम्स क्या होते हैं, जैसे कि मेरे पास पी प्लांट है, उसके फ्रूट को लेग्यूम्स कहते हैं, मतलब उसका फ्रूट जो है ऐसे खुलता है 2 हिस्सों में, तो लेग्यूम्स में करता है। जैसे कि मान लो मेरे पास लेंटिल है, स्वीट पी है ना, ये नाम दे रखे हैं, स्वीट पी, अल्फा अल्फा, तो स्वीट क्लोवर, ये सारा, तो ये हो गया हमारे पास। उसके अलावा एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया फिक्स करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। यहां पर 1-2 बातें हैं जो इनके लिए आप ध्यान रखेंगे। राइजोबियम जो है वो आपको ग्राम स्टेनिंग पता होगी, ये ग्राम नेगेटिव होता है और ये ग्राम पॉजिटिव होता है फ्रैंकिया, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्या है कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब जो लेग्यूम नहीं है, जैसे कि एग्जांपल एलनस, एलनस एक प्लांट है जो लेग्यूम नहीं है, उसमें फ्रैंकिया फिक्स करता है। और राइजोबियम फिक्स करता है किस पे, इन लेग्यूम्स में। फैबेसियाई फैमिली आएगी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। कौन सी फैमिली आएगी, फैबेसियाई फैमिली आएगी। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं बेटा फ्री लिविंग में। देखो फ्री लिविंग बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं,
एक वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिक्स कर लेते हैं, उसमें हमारे पास एक है बेजरनीकिया और एक हमारे पास अजोटोबैक्टर है। अजोटोबैक्टर ये क्या करेगा बेटा, ये ऑक्सीजन रहेगी तब भी फिक्स कर लेगा, एरोबिक है ये। दूसरा हमारे पास एन एरोबिक होते हैं। एन एरोबिक में मेरे पास नाम याद करना है क्लॉस्ट्रीडियम, और क्लॉस्ट्रीडियम याद करना, और एक याद करना है रोडोस्पिरिलियम। सर ये नाम एनसीईआरटी में, हाँ इसमें से क्लॉस्ट्रीडियम नहीं लिख रखा, बाकी आपको ये दोनों लिख रखे, रोडोस्पिरिलियम लिख रखा है। तो आपको क्या याद करने बेटा, आपको याद करना है एरोबिक और एनएरोबिक। उसके अलावा आपको सिम्बायोटिक में राइजोबियम और फ्रैंकिया याद करने, कर लोगे? जल्दी बताओ। सही है। अब आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में, इधर देखना बेटा, अब आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास एक फ्री लिविंग है और एक सिम्बायोटिक है। ध्यान दो बेटा, एक फ्री लिविंग है और एक सिम्बायोटिक है। अब हमारे पास फ्री लिविंग कौन से हैं साइनोबैक्टीरिया में, यही नाम है। आपने सुना है नोस्टॉक, आपने सुना है एनाबीना, है ना, ये फ्री लिविंग होते हैं, इनमें हेट्रोसिस्ट होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हेट्रोसिस्ट। तो बेटा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल नाइट्रोजन फिक्स करता है। वो दो ग्रुप में आते हैं, या तो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इनके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, या तो ये किसी के साथ रहकर फिक्स करते हैं, जैसे राइजोबियम इनके साथ रहकर फिक्स करेगा, फ्रैंकिया इनके साथ रूट में रहकर फिक्स करेगा, बाकी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं सॉइल में रहके। तो बेजरनीकिया और एजोटोबैक्टर कहां फिक्स करेंगे? एरोबिक कंडीशन में। एनारोबिक में क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पिरिलियम, और साइनोबैक्टीरिया में नोस्टॉक एनाबिना। सिम्बायोटिक में जैसे लाइकन है, तो लाइकन में हो सकता है नोस्टॉक एनाबिना हो, ठीक है। अजोला क्या है बेटा? एक फर्न है। नोस्टॉक एनाबिना, अजोला क्या है मेरे पास? एक फर्न है। तो फर्न के अंदर क्या होगा बेटा? एनाबिना होता है। क्या होता है? एनाबिना होता है, ये याद रखना। उसके अलावा साइकस में कोरेलॉइड रूट होती है, तो वो जो कोरेलॉइड रूट होती है ना किसके अंदर? साइकस के अंदर, वहां भी मेरे पास क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या क्या पॉइंट है देखो, इसमें वो आ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये बोला जाएगा कि हमारे पास साइनोबैक्टीरिया जो है वो फ्री लिविंग होता है और सिम्बायोटिक होता है। फ्री लिविंग वाला भी नोस्टॉक एनाबिना है और सिम्बायोटिक भी यही होता है। सिम्बायोटिक वाला अजोला, कोरेलॉइड रूट और लाइकन याद कर लो, ठीक है। और सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, कोई यूकैरियोट्स फिक्स नहीं कर सकता। क्या यहां तक समझ में आ गई? आगे चलते हैं, आगे हम जाएंगे बेटा। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन। एक चीज याद करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नाइट्रिफिकेशन वाले जो बैक्टीरिया उन्हें कीमोसिंथेटिक, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रही होती है, कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये वो बैक्टीरिया है जो प्रोसेस करके एनर्जी, उस एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। तो NH4+ से NO2- ये नाइट्राइट है। क्या ये ऑक्सीडेशन हो रही है? यस। तो यहां पर दो बैक्टीरिया आएंगे, एक का नाम है नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस। इसको याद करेंगे आप SC, सोमनास और कोकस। फिर क्या होगा? नाइट्राइट से नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेट है, तो इसमें आएगा नाइट्रोबैक्टर, और क्या आएगा? नाइट्रोसिस्टिस आ जाएगा। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस आ जाएगा। तो नाइट्रोबैक्टर ये और नाइट्रोसिस्टिस ये दो आ जाएंगे, तो हम NO2- से NO3- भी बना सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने यहां पर क्लियर किया है कि हम NH4+ से NO2- बना सकते हैं, NO2- से NO3- बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। देखो इसको याद करोगे BC, देखो SC मतलब सोमनास कोकस, BC मतलब बैक्टर सिस्टिस। अब आ जाओ डीनाइट्रिफिकेशन, NO3- से N2 बनाना, इसको हमने क्या बोल दिया? डीनाइट्रिफिकेशन बोल दिया, डीनाइट्रिफिकेशन बोल दिया, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन में मेरे पास दो बैक्टीरिया यूज होंगे, एक का नाम है सूडोमोनास, ये जीनस है बेटा, सूडोमोनास, और थायोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? ये बैक्टीरिया NO3- से N2 बना रहे हैं। अब आओ अमोनिफिकेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अमोनिफिकेशन क्या होता है? देखो अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक है, उससे NH4+ बनाना। इसके बैक्टीरिया नहीं गिवन है, एनसीईआरटी ने इसके बैक्टीरिया नहीं दिए हैं। अगर आप चाहो तो मैं लिखवा देता हूं,
बैसिलस रमोसस, पर ये आएगा नहीं, रमोसस छोटा आर होना चाहिए, स्पीशीज है, या बैसिलस माइकोइड्स, ये आएगा नहीं। तो हमने क्या क्या याद करने दोस्तों, बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में फ्री लिविंग सिम्बायोटिक, साइनोबैक्टीरिया में फ्री लिविंग सिम्बायोटिक। फिर ऐसे ही मेरे पास नाइट्रिफिकेशन के बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, इन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उस एनर्जी से खुद का खाना बनाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब वापसी N2 बनाने वाले, ये दो नाम है। इसके बैक्टीरिया नहीं दे रखे, अमीनो एसिड से अमोनिया वाले के बैक्टीरिया नहीं दे रखे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे, हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल? बायोलॉजिकल का मतलब है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा। और बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन में भी हम कौन सी बात करेंगे? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब है कि हमारे पास जो राइजोबियम है, राइजोबियम वो फिक्स करेगा नाइट्रोजन किसके अंदर? अमोनिया के अंदर, अमोनिया की फॉर्म में। किसमें? रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। रूट्स मतलब जड़ों में, किसके? लेग्यूम्स में। ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राइजोबियम के बारे में पढ़ लेते हैं। राइजोबियम फ्री लिविंग रहता है सॉइल में, फ्री लिविंग होता है क्या? सॉइल में। राइजोबियम क्या होता है? जब सिम्बायोटिक होता है, मतलब जब अलग रहता है तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता। जब वो किसके साथ आ जाता है? व्हेन कम, किसके साथ आ गया? कम विद प्लांट, तो ही नाइट्रोजन फिक्स करता है, तभी वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, ठीक है सर। अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग हमारे पास जो लेग्यूम्स है, लेग्यूम्स मतलब प्लांट है, उनमें कुछ ऐसा दिखता है। देख बच्चे, ये देख, ये मेरे पास ये लीफ बना दी, उनकी ये रूट्स है, ये रूट्स है। इन रूट्स पे मेरे पास इस तरीके से नोड्यूल्स दिख जाएंगे, ऐसे ऐसे पिंक कलर के स्ट्रक्चर दिखते हैं, पिंक कलर के फूले हुए स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नोड्यूल बोलते हैं। क्लियर है? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नोड्यूल बोलते हैं। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जस्ट बिफोर फ्लावर हमारे पास क्या है? लेग्यूम्स है। जस्ट बिफोर फ्लावर हमारे पास क्या है? लेग्यूम्स है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या बोला? सिम्बायोटिक, राइजोबियम फिक्स कर रहा है N2 को, ठीक है। रूट्स ऑफ लेग्यूम्स है ना, रूट्स ऑफ लेग्यूम्स हमारे पास है, रूट्स ऑफ लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्स हो रही है। तो फ्लावर आने से पहले ये प्लांट ऐसे मतलब थोड़े मोटे से ऐसा मतलब थिक स्ट्रक्चर बनाता है, पिंक कलर का, ऐसा, उसे नोड्यूल कहते हैं। इसी में नाइट्रोजन फिक्स होती है ना, नाइट्रोजन फिक्स होती है। देखो इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले देखो ये रूट है, मान लो रूट में आपको पता है लेयर्स कौन सी होती है सर? ये यहां पर अंदर वाली ले, ये कॉर्टेक्स है, दिस वन इज कॉर्टेक्स। ये क्या है? एपिडर्मिस है। तो सबसे पहले क्या होगा बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर राइजोबियम प्रेजेंट है, ये राइजोबियम है। राइजोबियम कैसी शेप का होता है? बैसिलस राइजोबियम है। राइजोबियम मूव करता है रूट हेयर के पास। तो सबसे पहले क्या हो गया? राइजोबियम को रूट हेयर अट्रैक्ट कर लेता है। राइजोबियम मूव टू रूट हेयर। कहां मूव कर गया? रूट हेयर पे मूव कर गया। यहां तक समझ में आ गई है? सही है सर। अब क्या हुआ? राइजोबियम ने कुछ केमिकल रिलीज कर दिया, ऐसे राइजोबियम ने क्या किया? कुछ केमिकल रिलीज कर दिया, उसकी वजह से कर्लिंग हो गई। तो हमने यहां पर ये देख रहे हो, ये रूट हेयर है, तो हमने लिखा यहां पर राइजोबियम। राइजोबियम ने क्या किया है? रिलीज सम केमिकल्स, रिलीज सम केमिकल्स। तो राइजोबियम ने कुछ केमिकल्स रिलीज किए, जिसकी वजह से कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हो गई। कर्लिंग ऑफ क्या हो गई? रूट हेयर हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो राइजोबियम ने जो केमिकल्स रिलीज करे हैं, उसकी वजह से रूट हेयर क्या हो गई? कर्लिंग हो गई। उसके बाद ये राइजोबियम इस रूट हेयर के अंदर ग्रो करेगा, ऐसे देखो बेटा, ये दिखा रखा है, जैसे ये दिखा रखा है मेरे पास। तो राइजोबियम रूट हेयर के अंदर चला गया और इस तरीके से अंदर ग्रो कर रहा है, एपिडर्मिस पार कर रहा है और कॉर्टेक्स में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन थ्रेड बन गया। नाउ व्हाट इज इन्फेक्शन थ्रेड? आप देखो ध्यान से, सीक्वेंस पकड़ते हैं। सबसे पहले ये राइजोबियम है, रूट हेयर ने उसे अट्रैक्ट किया, राइजोबियम ऐसे बेंड कर गया, इसे कर्लिंग कह दिया। उसके बाद राइजोबियम ने क्या बना दिया? इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म कर लिया। इस तरीके से इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया राइजोबियम ने। क्या यह बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या यह बात समझ में आ रही है?
इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखो। अब क्या हुआ बेटा, देखो राइजोबियम ने यहां से इन्फेक्शन थ्रेड बनाया, ऐसे डिवाइड करते करते आगे जाएगा। और आपको पता है, ध्यान दो, ये वाले सेल्स कौन से हैं, ये वाले सेल्स कॉर्टेक्स के हैं। तो ये वाली लेयर कौन सी हो गई, इनर कॉर्टेक्स। ये वाली लेयर कौन सी हो गई, इनर कॉर्टेक्स हो गई। तो राइजोबियम कहां तक पहुंच गया, इनर कॉर्टेक्स तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया राइजोबियम। चलो, तो इनर कॉर्टेक्स, देख बेटा, यहां पर जो सेल्स है उनको, और उसके अलावा ये वाली लेयर है पेरिसाइकिल, इनके सेल्स के अंदर ये घुसता है। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, राइजोबियम क्या करता है, इन्फेक्शन थ्रेड में से राइजोबियम एक तरीके से रिलीज होता है। तो इन्फेक्शन थ्रेड जो है हमारे पास, इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो क्या करता है बेटा, इन्फेक्शन थ्रेड जो है हमारे पास वो क्या करता है, इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो एंटर करता है कहां पर, इन्फेक्शन थ्रेड में जो राइजोबियम है वो क्या करता है, वो एंटर करता है किसमें, किसमें, सेल्स ऑफ इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स के सेल्स में और पेरिसाइकिल में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से सेल्स को अटैक करता है। सबसे पहले इसने, देखो ये राइजोबियम ऐसे बड़ा, इन सेल्स में और पेरिसाइकिल को अटैक करता है। अब क्या करता है बेटा राइजोबियम, ध्यान सुनेंगे, डिवाइड करता है, और मतलब सेल के अंदर चला गया और स्टॉप कर देता है डिवाइडल। मतलब क्या हुआ, जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर ध्यान देना बेटा, ये सेल है, देखो राइजोबियम क्या करता है एग्जैक्टली, जैसे ये राइजोबियम है, इस राइजोबियम ने इसको डिवाइड करा दिया, किसको, कॉर्टेक्स के सेल्स को डिवाइड करा दिया, ठीक है। और ये राइजोबियम किसके अंदर चला गया, फिर इसके अंदर चला गया। उसके बाद क्या करेगा, ये राइजोबियम इन सेल के अंदर ऐसा रॉड शेप स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे, और डिवाइड नहीं करता। मैं रिपीट कर रहा हूं, राइजोबियम ने क्या किया है, इन सेल्स के अंदर गया है, पेरिसाइकिल और इनर कॉर्टेक्स, वहां डिवीजन प्रमोट करी है, और कुछ टाइम के बाद राइजोबियम ने रॉड शेप स्ट्रक्चर बना लिया, इसको हम कहते हैं बैक्टीरॉइड। ये डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉर्टेक्स के सेल्स ने ये स्ट्रक्चर बना लिया, इसे नोड्यूल कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो मान लो ये स्किन है, स्किन के नीचे के सेल अगर ज्यादा डिवाइड करेंगे तो ऐसे फूल जाएगा, हाँ, तो ऐसे ही रूट में इस वाले एरिया में ज्यादा डिवीजन हो गई, तो यहां पर क्या बन जाएगा, नोड्यूल बन जाएगा। वहां पर जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल में राइजोबियम घुस गया और उसने बैक्टीरॉइड बना रखा है। बैक्टीरॉइड जो है डिवाइड नहीं करता, उसके अराउंड ऐसे एक मेम्ब्रेन होती है जिस पर पिंक कलर का एक पिगमेंट लगा रहता है, जिसे लैग हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन को यहां आने नहीं देता। तो हम ये लिख रहे हैं कि राइजोबियम ने कॉर्टेक्स को डिवाइड करा दिया, और वो क्या करेगा, बैक्टीरॉइड फॉर्म करेगा। बैक्टीरॉइड क्या है, नॉन डिवाइडिंग राइजोबियम है। ये समझ में आया, फिर से देख लेते हैं एक बार ताकि आपको डाउट ना रहे। राइजोबियम यहां लगा, कर्लिंग ऑफ रूट है, इन्फेक्शन थ्रेड बनाया, उसके बाद उसने अटैक किया इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल को, वहां डिवीजन प्रमोट करी, और राइजोबियम के सेल उसमें चले गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाया, इसे बैक्टीरॉइड कहते हैं, ये बैक्टीरिया ही है। और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन बनती है जिसपे क्या लगे रहता है, ये लैग हेमोग्लोबिन होता है। लैग का मतलब है लेग्यूम, और हेमोग्लोबिन का मतलब है ऐसा पिगमेंट जो मतलब ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। तो यहां पर आप समझो ध्यान से, यहां पर हम लिख रहे हैं कि हमारे पास लैग हेमोग्लोबिन होता है, जो क्या करेगा, प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट ऑक्सीजन। तो एक तरीके से ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो लेग्यूम है, देखो ये नोड्यूल बन जाएंगे ऐसे, इन नोड्यूल के अंदर क्या होगा, इनका कलर पिंक आता है। ये जो नोड्यूल्स है ना, इनका कलर पिंक आता है बिकॉज ऑफ लैग हेमोग्लोबिन। बिकॉज ऑफ लैग हेमोग्लोबिन इनका कलर क्या आता है, पिंक आता है। इसे नोड्यूल कहते हैं। इन नोड्यूल के अंदर ऐसे काफी सारे कॉर्टेक्स के सेल्स होंगे, हर एक सेल के अंदर राइजोबियम घुस गया हो, चलो कलर चेंज कर देते हैं, और उसके बाहर मेम्ब्रेन पर लगा होगा लैग हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को आने नहीं देगा। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, रीजन है, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एनाएरोबिक कंडीशन चाहिए। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, एनाएरोबिक कंडीशन चाहिए। ध्यान रखें बेटा, एनाएरोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, सर एनाएरोबिक कंडीशन चाहिए। क्या इतनी बातें क्लियर है, जल्दी बता दो बेटा, क्या इतनी बातें क्लियर है। चलो ध्यान से देखते हैं, आगे देखो। अब जैसे मान लो ये एंजाइम है,
ये वो एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, वो एंजाइम पर आके ऐसे लग जाती है गैस। अब क्या होगा, हम एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं H2 की फॉर्म में, तो नाइट्रोजन के इस मॉलिक्यूल में ऐसे दो रह गए और एक एक हाइड्रोजन ये जुड़ गई। यहां ये दिख रहा है आपको, ऐसे और क्या हो सकता है, फिर यहां पर एक सिंगल बॉन्ड रह गया और कितनी हाइड्रोजन जुड़ गई, दो। ठीक है, ऐसे मतलब एक H2 और आ गया, एक H2 और आ गया तो क्या हो गया, कितनी हाइड्रोजन जुड़ गई, ये पूरा अमोनिया बनके बाहर निकल गया। ऐसे ऐसे यहां पर अमोनिया बनके बाहर निकल गया। तो 3 बार ये और ये। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं सुन लो। इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम नाइट्रोजिनेज है। ये कहां मिलता है, ओनली इन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। इसको क्या चाहिए, ये Fe और MO, इसको आयरन और मोलिब्डेनम प्रोटीन होती है, ये दो चीजें चाहिए। अब क्या है बेटा, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन से सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खराब हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं ये ऑक्सीजन से सेंसिटिव है। ये एंजाइम अगर ऑक्सीजन होगी तो खराब हो जाएगा ये एंजाइम, सही है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, वो एनाएरोबिक कंडीशन में ज्यादा काम करता है। तो पहले एक हाइड्रोजन जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, ऐसे करके। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लैग हेमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। हम बार बार बोल रहे हैं कि नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन पसंद नहीं है, तो नोड्यूल में ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए जो पिंक कलर का पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैग हेमोग्लोबिन कहते हैं। पिंक कलर का पिगमेंट है, क्या ये समझ में आ रहा है। बैक्टीरोइड क्या है, रॉड शेप राइजोबियम है, रॉड शेप राइजोबियम है, उसको हमने क्या बोला है, बैक्टीरोइड बोला है, उसको हमने क्या बोला है, बैक्टीरोइड बोला है। क्लियर है कि नहीं बताओ। ठंडी चाय पी लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो इक्वेशन देख लेते हैं, N2 प्लस, यहां पे हमने 8H प्लस लिख दिए और 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, मतलब हमने 2 एक्स्ट्रा ले लिए, प्लस मैंने 16 ATP लिख दी। मेरे पास आ गया अमोनिया, 2 अमोनिया आ गए, एक हाइड्रोजन है, मतलब भाई 6 यहां यूज हो गई, हाइड्रोजन 2, मतलब H यहां 2 हो गए, प्लस मेरे पास 16 ADP और 16 PI। इसका मतलब यह है कि 2 अमोनिया के लिए हमारे पास कितने लग रहे हैं, 16 ATP लग रहे हैं, इसका खर्चा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इक्वेशन है नाइट्रोजन। तो इसका मतलब हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, सुनो। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक वाला हम किस में पढ़ते हैं बताओ, ये हम पढ़ते हैं किस में, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम वैसे तो फ्री घूमता है, जैसे उसको प्लांट बुढ़ाता है उसकी रूट एयर पर अटैच होकर रूट एयर बना के इनर कॉर्टेक्स तक चला जाता है, इन्फेक्शन थ्रेड बना के। इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल पे वो क्या कर देता है, आप समझो ध्यान से। इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल पे वो क्या कर देता है, क्लियर है, ध्यान से सुनो बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या किया है, सुनो, हमने क्या किया है, हमने लैग हेमोग्लोबिन, बैक्टीरोइड इक्वेशन और ये सारी चीजें बता दी। तो लैग हेमोग्लोबिन पता होना चाहिए, मतलब इनर कॉर्टेक्स पे बाइंड किया, कॉर्टेक्स के सेल को डिवाइड कराया तो वहां से फूल गया, उसे लेग्यूम बोला। कॉर्टेक्स के सेल के अंदर राइजोबियम क्या करता है, डिवाइड करना रोक देता है, उसे बैक्टीरोइड कहते हैं। वो अब नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है अपने आसपास, एनारोबिक कंडीशन बनाने के लिए अपने आसपास क्या लगा लेता है, लैग हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास आप देख लो ये बैलेंस इक्वेशन है इसकी, सही है सर। आ जाओ, अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो लास्ट टॉपिक है, मैं यहां बात कर रहा हूं, इधर देख बेटा, इधर देख, मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं कि जो अमोनिया यहां बना NO2- से, या अमोनिया डायरेक्टली नाइट्रोजन यहां फिक्स हुई, इससे अमीनो एसिड कैसे बनाते हैं। तो ये जो अमोनिया है, ये NH3 है या NH4+ है, इसका फेट पढ़ना है हमें। ये लास्ट पेज है चैप्टर का, फेट ऑफ अमोनिया टॉपिक का नाम है। टॉपिक का क्या नाम है, फेट ऑफ अमोनिया। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ में आएगा अमोनिया इसे कहते हैं, लेकिन होता क्या है, लिक्विड में अमोनियम होता है। तो इस अमोनियम का क्या करता है प्लांट, ये समझना है।
तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको क्या ध्यान रखना, इधर सुन लो, कहां बनेगा। देखो अमीनो एसिड बनाएंगे तो अमीनो एसिड कहां बनाते हैं, यहां पर। एक तो हम रूट में बना सकते हैं, तो रूट में फेट ऑफ अमोनिया क्या होगा, अमीनो एसिड बनाएंगे, यहां कर सकते हैं। फेट ऑफ अमोनिया इज अमीनो एसिड, यहां कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहां भी हम क्या बना सकते हैं, अमीनो एसिड सिंथेसिस कर सकते हैं। क्या आप कोई डाउट है यहां पर, बताओ, सोच लो, खुद से सोच लो। अमीनो एसिड सिंथेसिस यहां कर सकते हैं। अब जरा आगे चलते हैं, इधर ध्यान दो बेटा। मुझे अमोनिया सिंथेसिस पढ़ने से पहले सुनना ध्यान से, अमीनो एसिड सिंथेसिस पढ़ने से पहले मुझे कीटो एसिड्स पता होने चाहिए। कीटो एसिड सुना है? नहीं सर, कीटो एसिड नहीं सुना है। ध्यान से देख, तुझे ये COH दिख रहा है? हाँ सर। इसके बगल में कीटोन दिख रहा है? हाँ। और ये CH3 लगा हुआ है। ये ग्रुप कॉमन है सब में, दिख रहा है कि नहीं? तो COH के बगल में ये ग्रुप कीटो एसिड होता है। इसका नाम है एलानिन, इसका नाम है पायरुविक एसिड। इस कीटो एसिड का नाम है पायरुविक एसिड। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि किस तरीके से कीटो एसिड से अमीनो एसिड बनते हैं। हम क्या करते हैं, इस कार्बन पर NH2 ग्रुप जोड़ते हैं, उसे एमिनेशन कहते हैं। एमिनेशन समझ में आता है, NH2 जोड़ना। तो ये जो कीटो एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। इधर देख बच्चे, यहां क्या आ गया, यहां आ गया हमारे पास NH2 और यहां आ गया हाइड्रोजन और ये COH। तो इस कार्बन पर पहले कीटोन था, NH2 और H आ गया, हमने एमिनेशन कर दी। हमने क्या कर दिया बेटा, एमिनेशन कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो है ये R ग्रुप हो गया, ये NH2 ग्रुप आ गया। तो इसका मतलब हमने समझा कि पायरुविक एसिड की एमिनेशन से जो अमीनो एसिड बनाते हैं वो कौन सा है, एलानिन। ऐसे ही ये 4 कार्बन का कीटो एसिड है। कितनी कार्बन है, 4। इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। इस पर भी सेम तरीके से एमिनेशन करते हैं, इस पे भी सेम तरीके से एमिनेशन करते हैं। यहां NH2 आ गया, COH आ गया और H आ गया, बाकी चीज सेम है, आप देख लो। तो ये कौन सा एसिड बन गया, अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड। मैंने उसको एस्पार्टिक लिख दिया, नहीं वो OA है बेटा। आपने OA सुना है कि नहीं, OAA, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, सुनो, मैं आपको ये सिखा रहा हूं, नेचर में कीटो एसिड्स नाम के कुछ एसिड्स होते हैं। 4 कार्बन वाले को कहते हैं OA, 3 कार्बन वाले का पायरुवेट, 5 कार्बन वाले का अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट कहते हैं, ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटरेट कहते हैं। अब ये जो कीटो एसिड्स हैं इन पे एमिनेशन करूंगा तो ऐसा दिखेगा, देख बच्चे, सेम। यहां NH2 COH H, यहां पर हमने क्या लिखा है, CH2 COH। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम दे दिया, ग्लूटामिक एसिड का नाम दे दिया। क्लियर है कि नहीं, बताओ? सही है। तो आपको यह समझाना है कि फेट ऑफ अमोनिया पढ़ने से पहले प्लांट के अंदर जो अमोनिया होता है उससे अमीनो एसिड बनाते हैं। पर आपको अगर कीटो एसिड्स पता है, कीटो एसिड पर NH2 ग्रुप जोड़ने को कहते हैं एमिनेशन। अगर कीटो एसिड पे एमिनेशन करूंगा तो अमीनो एसिड बन सकता है। 3 कार्बन वाले से बनेगा एलानिन, 4 कार्बन वाले से बनेगा एस्पार्टिक एसिड और 5 कार्बन वाले से बनेगा ग्लूटामिक एसिड। अब जरा ये देखो, दिस इज OA। कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन का कीटो एसिड है। मैंने यहां एमिनेशन करी तो यहां एमिनेशन करके NH2 आ गया, इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। अब मैंने एक एमिनेशन यहां करी है, यहां करी है, तो यहां एमिनेशन करके मैंने इसका नाम बना दिया एस्पार्जीन। मतलब क्या हुआ, मैंने जब यहां एमिनेशन करी, यहां पर NH2 जोड़ा तो ये अमीनो एसिड बन गया। ये क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया। लेकिन ये एसिडिक अमीनो एसिड है जिसपे एक्स्ट्रा COH ग्रुप है। यहां पर दोबारा NH2 से रिएक्ट कराया तो एक अमाइड बन गया। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमीनो एसिड एंड अमाइड। अमाइड में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होती है, क्या यह समझ में आ रहा है? तो यहां से हमने सीखा कि कीटो एसिड पर हम NH2 जोड़ेंगे तो अमीनो एसिड बनेगा, और जो एसिडिक कीटो एसिड है जहां पर एक्स्ट्रा COH है, अगर उन पर फिर मैं NH2 जोड़ दूं तो अमाइड बनेगा। क्या इतने बेसिक रिएक्शन समझ में आ गए? अब आपको आगे का आसानी से समझ में आ जाएगा। लास्ट पेज मिनरल न्यूट्रिशन बहुत मुश्किल लिखा है, अब आसानी से समझ आएगा। अब हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जो NH4+ है ये वाला,
या यहां पर NH4+ है, इसका क्या होगा? इसे कहते हैं फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का क्या होगा? उससे हम अमीनो एसिड बनाते हैं। तो अमीनो एसिड बनाने के, देखो, हम अमोनिया जो होता है वो NH4+ में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है पानी के अंदर, उससे हम बनाते हैं अमीनो एसिड। क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 स्टेप है टू मेक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बनाने के 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है रिडक्टिव एमिनेशन। सबसे पहला स्टेप है रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन स्टेप है, ठीक है। रिडक्टिव एमिनेशन क्या है हमारे पास? सुनना ध्यान से। रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब है कि आपके पास एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ध्यान से सुन बेटा, ग्लूटामिक एसिड, मेरी बात समझो ध्यान से। अमीनो एसिड बनाने के 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम एक अमीनो एसिड बनाते हैं। देख इधर समझ ध्यान से, ये मान ले कीटो एसिड है, इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। इस पर तू जब NH2 जोड़ता है, सॉरी, इस कीटो एसिड का नाम है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। यहां जाते हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। देख, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है। तो हमेशा क्या होता है? पहला अमीनो एसिड कौन बनता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है। पहला अमीनो एसिड कौन सा बनता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है। तो हमने कहा कि क्या करेंगे उसका, तो सबसे पहले हम करेंगे रिडक्टिव एमिनेशन। मतलब तुम्हारे पास क्या है समझना। तुम्हारे पास है कीटो एसिड जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। सर स्ट्रक्चर दिखा दो, दिखा देते हैं। ये COH है, यहां CH2 है, CH2 है, 5 कार्बन का होता है ये कीटो एसिड है। इस पे मैंने क्या किया? एमिनेशन करा। एमिनेशन मतलब इसके साथ मैंने NH2 जोड़ दिया, NH4+ जोड़ दिया, साथ में मैं इसकी रिडक्शन भी कर रहा हूं। तो रिडक्शन किससे होगी? NADH से, या NADPH यूज कर देते हैं। तो मेरे पास फाइनली क्या बनेगा? यहां NH2 जुड़ जाएगा। तो मेरे पास क्या हुआ? COH, CH2, CH2। इस वाली कार्बन पर यहां NH2 जुड़ गया, ये COH है और H है, ये तो यूज हो गया। साथ में NADP+ बना। अब आप खुद देखो, इसका H हटना, ये क्या है? NADPH से NADP बनना ऑक्सीडेशन है। तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अल्फा कीटो जो एसिड है, ग्लूटारेट है, उसको आपने रिएक्ट कराया है किससे? NH4+ से। साथ में आपने NADP+ लिखा है, NADPH लिखा है। मेरे पास जो बना है वो बना है ग्लूटामिक एसिड। सही है सर? तो ग्लूटामिक एसिड में ये NH4 यूज हो गया, साथ में हमारे पास NADP+ आ गया। अब ये जो NADP+ आया, मुझे बताओ, इससे ये रिडक्शन है, तो इसका मतलब इससे ये ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब इसकी ये रिडक्शन हुई ना। तो इसीलिए पूरे प्रोसेस का नाम सिर्फ एमिनेशन नहीं है, रिडक्टिव एमिनेशन है। रिडक्टिव एमिनेशन क्यों करते हैं? आप हमेशा याद रखो, प्लांट में जो NH4+ होता है उससे हमेशा एक अमीनो एसिड बनाते हैं, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, और एंजाइम का नाम रहेगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। आया समझ के नहीं आया सोचो। तो आपने ये सीखा है कि जो अमोनिया प्लांट में होता है वो एक कीटो एसिड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से अपना NH2, वहां अमोनिया जुड़ जाता है और साथ में NADPH खर्च हो जाता है। इससे बनता है अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। बना लिया सर, ग्लूटामिक एसिड बना लिया। अब ग्लूटामिक एसिड पहला अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इस स्टेप का नाम है रिडक्टिव एमिनेशन, क्योंकि NADPH से NADPH से Na कहां गया NADPH से NADP बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही होगी ना, रिडॉक्स तभी तो बनेगा। सही है सर? दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? मान लो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामेट है, और साथ में मैंने कोई कीटो एसिड लिख दिया। कीटो एसिड कौन सा लिख दोगे? चलो पाइरुवेट लिख दो। तो इसका अमीनो ग्रुप, ध्यान दे बेटा, इसका अमीनो ग्रुप इस पे चला गया, अमीनो ग्रुप चला गया इस पे। तो मुझे बताओ, ये ग्लूटामेट रह जाएगा अल्फा कीटो, क्योंकि उसका अमीनो ग्रुप हट गया, और ये बन जाएगा अमीनो एसिड।
क्या बन जाएगा, एलानिन, अमीनो एसिड बन गया। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप है ग्लूटामेट, ये अमीनो डोनर है, मतलब ये अपना अमीनो ग्रुप दे रहा है, और ये क्या है, अमीनो एक्सेप्टर है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये अमीनो डोनर हो गया, ये अमीनो एक्सेप्टर हो गया। तो ग्लूटामेट ने इसको दिया, तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट प्लस एलानिन बन गया। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं, फिर ग्लूटामिक एसिड एज अमीनो डोनर काम करता है, दूसरे अमीनो एसिड बनाता है। तो अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, दो स्टेप है। पहला रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा ट्रांस एमिनेशन, मतलब अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होना। एंजाइम का नाम ट्रांस एमिनेज है। कर सकते हैं? सही है सर। इसको एक और डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड पर अगर मैंने NH4+ जोड़ा और साथ में NADPH ने अपनी हाइड्रोजन दी, तो यह कन्वर्ट हो गया ग्लूटामिक एसिड में। तो ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक अमीनो एसिड है, और यह क्या था, कीटो एसिड था। आ रही है बात समझ? हां सर। अब ग्लूटामिक एसिड जो है, अगर उसने अपना अमीनो ग्रुप पायरुविक एसिड को दिया, तो पायरुविक एसिड बन गया एलानिन। एस्पार्टिक एसिड को दिया, सॉरी OA को दिया, OA को, तो OA पर अगर इसका NH2 जुड़ा तो वो बन गया एस्पार्टिक एसिड। तो इसका मतलब OA क्या हो गया, अमीनो लेगा, और ये क्या, अमीनो डोनर है ना बेटा, ये हमेशा क्या होगा, अमीनो डोनर होगा। तो ये किसको देगा, इसको देगा तो ये बनेगा, इसको देगा तो ये बनेगा। मान लो एस्पार्टिक एसिड को दोबारा अमीनो ग्रुप जोड़ दे, तो एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड है, क्या बन जाएगा, एस्पार्जीन। तो एस्पार्जीन क्या है, उसमें 2 नाइट्रोजन है, एस्पार्टिक एसिड में 1 नाइट्रोजन थी, तो इसे अमाइड कह दिया, अमीनो एसिड नहीं अमाइड कह दिया। समझ में आ रहा है? तो हमने यहां पर यह सीखा कि पहला अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड बनाएंगे, दूसरा अमीनो एसिड जो है वो कैसे बनाएंगे, कीटो एसिड जो है उनसे जोड़कर ये अमीनो एसिड बनाएंगे। हां, अगर एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जीन बनेगा जिसमें 2 नाइट्रोजन होगी, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन बनेगा जिसमें क्या होगी, जो अमाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये एस्पार्टिक एसिड है, ध्यान से देख बेटा, ये NH2 है, यहां पर ये COH है, ये H है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये COH है। मेरा पॉइंट ये है कि यहां भी एक NH2 जोड़ दिया, एक पहले से यहां था, एक यहां जोड़ दिया, तब यहां जोड़ने पर एस्पार्जीन बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यूरियाइड्स क्या होता है। नाउ व्हाट इज यूरियाइड्स, यूरियाइड्स क्या होता है, सुनना ध्यान से। नेचर ने ये देखा, ध्यान सुनेंगे, नेचर ने ये देखा कि बहुत सारे प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन जो है, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन जो है वो यहां, जैसे कि सोयाबीन है, सोयाबीन में यहां नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, यहीं पर अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, यहीं पर अमाइड्स बन जाते हैं, यहीं पर यूरियाइड्स बन जाते हैं। फर्क क्या होता है, अमीनो एसिड में 1 नाइट्रोजन होती है, अमाइड में 2 नाइट्रोजन होती है, यूराइड में 4 नाइट्रोजन होती है, जिसका एग्जाम्पल एस्पार्जीन नाम से, सॉरी, जिसका एग्जाम्पल आर्जिनिन है। आपको यह समझना है कि जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन रूट में फिक्स होती है, उन प्लांट्स में कोशिश यह करते हैं कि ऐसा कंपाउंड बनाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन हो, जिसकी नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो हाई हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब करना ही है उतना ही पैसा अमीनो एसिड का लगेगा, उतना ही अमाइड का, उतना ही यूरियाइड का। जितनी ज्यादा नाइट्रोजन होगी उतना ट्रांसपोर्ट आसान होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अमीनो एसिड में 1 नाइट्रोजन है, अमाइड में 2 है, यूरियाइड में 4 नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो अमीनो एसिड से सबसे पहले यूरियाइड की होगी, फिर अमाइड की होगी, और फिर मेरे पास अमीनो एसिड की होगी। तो जो सोयाबीन जैसे प्लांट हैं जिनकी रूट में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, उनका यह मानना है कि ऊपर क्या भेजा जाए, यूरियाइड भेजा जाए, क्योंकि उसमें ज्यादा नाइट्रोजन है, और वो यूरियाइड उनके फ्रूट्स में, इसलिए हम कहते हैं ना सोयाबीन इज रिच इन नाइट्रोजन, उनके फ्रूट्स में फिक्स हो जाता है। क्लियर है? तो ये स्पेस से कम क्वेश्चन आएगा। एमाइड किसे कहते हैं, अमीनो एसिड कैसे बनता है, 2 एंजाइम का नाम, नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो किस में ज्यादा होती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कर लोगे?
रोल एक बार फिर से याद करेंगे, ठीक है, क्लियर बेटा। तो मैंने लगभग सारा ही चैप्टर कराया, इसकी एनसीईआरटी आप सिर्फ रोल के लिए देखें, बाकी चल जाएगा। बाकी नीट का क्वेश्चन 100% एग्जाम खत्म होगा, मैं इसमें से दिखा दूंगा आपको, ठीक है। चलो करो इसको, बाय। बेटा एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर वेब वर्जन आ जाए, कोशिश कर रहे हैं मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। वेब वर्जन के लिए कोशिश करें मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, बाय।